So let's begin with the part 4 of our economy series. Question 1. Consider the basic features of imperative planning. ठीक है, imperative planning के basic features पूछ रहे हैं हमसे, तो हम देखते हैं सबसे पहले imperative planning क्या होता है. ठीक है, एक सेकेंड. वर्ड imperative, ठीक है, इसका मतलब होता है टारगेट प्लानिंग या फिर डायरेक्टिव प्लानिंग. ठीक है, कि किसी डायरेक्शन में प्लानिंग करना. अरे बात समझ में. ठीक है, तो इसको हम देखते हैं. पहले इनकरेक्ट पूछा है और हो सकता है कि सारे के सारे इनकरेक्ट हो. अरे बात समझ में. तो हम पहले पॉइंट्स देखते हैं. न्यूमेरिकली डिवॉइड क्वालिटेटिव टारगेट्स. ठीक है, कि बेसिक फीचर ये बताओ इम्पेरेटिव प्लानिंग के ये हैं कि न्यूमेरिकली डिवॉइड क्वालिटेटिव टारगेट्स. ठीक है, कि न्यूमेरिकली डिवॉइड है और क्वालिटेटिव टारगेट्स है. अरे बात समझ में. एक सेकेंड, मैं आपको बताती हूँ. इसका एग्जाम्पल मैं देती हूँ. जब आप लोग पढ़ने बैठ रहे हो, ठीक है, तो आप अपना टाइम टेबल बनाते हो कि मैंने हिस्ट्री पढ़ी 2 घंटे, करंट पढ़ूंगी मैं 1 घंटे. ठीक है, तो इसमें मैंने ये जो 2 घंटे 1 घंटे ये नंबरिंग किया ना, मैंने न्यूमेरिकल वैल्यू में किया. मैंने इसको क्वांटिटी में किया है, इसको मैंने क्वालिटी में तो नहीं किया है मैंने. मतलब ज़्यादातर हम लोग ऐसी ही प्लानिंग करते हैं, क्वांटिटी में करते हैं हम लोग डायरेक्टिव प्लानिंग. क्वालिटी में नहीं पता लगा पाते हम लोग कि हमने कितना एक्यूरेसी से हमने उसको लर्न किया है. अरे बात समझ में, कि हमारे लर्न करने की क्वालिटी कितनी है. ये बहुत टफ है क्वालिटी फाइंड आउट करना. हमने ऊपर भी देखा था, जैसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट में और इकोनॉमिक ग्रोथ में. तो डेवलपमेंट जो है वो क्वालिटेटिव है, ठीक है, और जो ग्रोथ है वो क्वांटिटेटिव है. तो ग्रोथ जो है नंबरिंग वो इजीली काउंट कर सकते हैं हम, पर क्वालिटी जो है वो टफ है काउंट करना. ठीक है, तो ये जो है इम्पेरेटिव यानी डायरेक्टिव प्लानिंग वो न्यूमेरिकली डिवॉइड नहीं है, वो न्यूमेरिकली और क्वांटिटेटिव टारगेट्स है. ठीक है, इसमें इन्होंने बोला कि भाई न्यूमेरिकली तो हटा के और सिर्फ क्वालिटेटिव है. ये गलत है ना. ये तो हमारा आंसर क्या होगा कि न्यूमेरिकल है, क्वालिटेटिव नहीं है, क्वांटिटेटिव है. तो ये वाला गलत हो गया. फर्स्ट हमारा गलत है, तो ये दोनों हटा दो. अब देखो सेकंड तो गलत है ही, फोर्थ भी गलत है, बच्चा सिर्फ थर्ड. देखते हैं हम एक बार सेकंड देखते हैं. सेकंड और फोर्थ पहले देखेंगे. ओनरशिप राइट्स ऑफ रिसोर्सेज आर असाइंड एंड कंट्रोल्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट. ठीक है, ओनरशिप राइट्स, किसी रिसोर्सेज के जो ओनरशिप राइट्स है वो असाइन और कंट्रोल सेंट्रल गवर्नमेंट करती है. ठीक है, अब मेरी बात सुनो. स्टेट क्या करेगी फिर? स्टेट के भी तो होंगे रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज जो है. आपने ना न्यूज़ में बहुत बार आप देखते हो कि कई स्टेट्स में इलीगल माइनिंग होती है काफ़ी, जैसे लाइमस्टोन्स की होती है राजस्थान में. ठीक है, कोल की होती है झारखंड साइड में. तो मैं वो चीज़ बता रही हूँ कि ये जो है रिसोर्सेज असाइन करना और उसको कंट्रोल करना, ये स्टेट गवर्नमेंट के अंडर आता है. ठीक है, इनको या तो सेंटर स्टेट दोनों लिखते हैं कि भाई चलो थोड़ा थोड़ा राइट दोनों का होगा. अकेला सेंटर लिखा तो आपको डाउट यही कर देना चाहिए था. ठीक है, कि इन्होंने अकेले सेंटर को कैसे अथॉरिटी देती सारे ओनरशिप राइट सबकी. ठीक है, अकेले सेंट्रल गवर्नमेंट को कैसे दे दिया इन्होंने ओनरशिप राइट्स, मतलब रिसोर्सेज का असाइन करने और कंट्रोल करने का सारी पावर सेंटर को कैसे दे दी इन्होंने अकेले. स्टेट को भी तो दे सकते थे, दोनों को साथ में दे सकते थे. तो अकेला सेंटर नहीं होगा यहाँ पे, स्टेट होगा. ठीक है, थर्ड पॉइंट देखते हैं. थर्ड नहीं, पहले फोर्थ देखेंगे क्योंकि फोर्थ हमारा गलत है ना. देखो यहाँ से हमें पता लगा. सिग्निफिकेंट प्रेजेंस ऑफ द प्राइवेट सेक्टर इन द इकोनॉमी टू सप्लीमेंट स्टेट इंटरवेंशन. ये ऐसे कह रहे हैं कि इम्पेरेटिव प्लानिंग, ध्यान से देखना, इम्पेरेटिव प्लानिंग यानी टारगेटिव प्लानिंग में सिग्निफिकेंट प्रेजेंस है प्राइवेट सेक्टर का ताकि सप्लीमेंट कर सके स्टेट इंटरवेंशन. अब इसको ध्यान से सुनना. प्राइवेट सेक्टर है वो किस पे डिपेंड करता है? प्रॉफिट पे. उनका मेन बेस क्या होता है? मार्केट. बेसिस होता है सप्लाई और डिमांड. हम इस चीज़ को क्वालिटेटिव कैसे बताएंगे? मतलब ये जो है ये सप्लाई और डिमांड पे डिपेंड करता है. ठीक है, सप्लाई और डिमांड पे, कि क्या पता कब सप्लाई ज़्यादा हो जाए, कब डिमांड ज़्यादा हो जाए, कब सप्लाई कम हो, कब सप्लाई डिमांड ज़्यादा हो. तो ये हम पहले से नहीं डिसाइड कर सकते, ये इम्पेरेटिव प्लानिंग में नहीं आएगा. अरे बात समझ में. ये डायरेक्टिव प्लानिंग या फिर जो अपन कह रहे हैं टारगेटिव प्लानिंग, उसमें नहीं होता है. टारगेटिव प्लानिंग प्राइवेट सेक्टर क्यों करेगा, मतलब इस हिसाब से प्लानिंग. ठीक है, तो ये जो है इसमें प्राइवेट सेक्टर का रोल नहीं है टू सप्लीमेंट स्टेट इंटरवेंशन. ये ऐसा है कि गवर्नमेंट का ही रोल होता है. ठीक है,
स्टेट्स इकोनॉमिक रोल, स्टेट्स इकोनॉमिक रोल, प्राइवेट सेक्टर का नहीं, ठीक है। ये तो पूरा, या तो ऐसे कह देते सिग्निफिकेंट प्रेजेंस, ठीक है, कि सिग्निफिकेंट प्रेजेंस है प्राइवेट का और जो है सप्लीमेंट कर सके स्टेट के इंटरवेंशन को। नहीं, यहाँ पे तो स्टेट की पावर कर्व की जा रही है, तो ये गलत है। जहाँ स्टेट की पावर कम हो रही हो ना, तो उसको एक बार क्वेश्चन को दोबारा देख लेना कि मैक्सिमम चांस होते हैं कि वो गलत हो, जहाँ स्टेट की पावर में इंटरवेंशन हो रहा हो। तो फोर्थ हमने गलत देख लिया, थर्ड देखते हैं ये सही है कि गलत है। नो रोल फॉर द मार्केट, नो प्राइस मैकेनिज्म, ठीक है, नो रोल फॉर द मार्केट, नो प्राइस मैकेनिज्म। यही देखा था हमने यहाँ पे, स्टेट का रोल है कि जब गवर्नमेंट का रोल है, स्टेट्स का इकोनॉमिक रोल है यहाँ पे डायरेक्टिव प्लानिंग में या टारगेटिव प्लानिंग में, जैसे टारगेट बेनिफिशियरीज होते हैं ना पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में, उस हिसाब से। तो मार्केट का तो रोल है ही नहीं, यानी डिमांड और सप्लाई। कोई प्राइस मैकेनिज्म नहीं है क्योंकि टारगेटिव प्लानिंग है, टारगेट करके जैसे प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन दे रहे हैं तो एमआरपी डिपेंड नहीं करता है, क्योंकि वो फ्रीली डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं और डिमांड एंड सप्लाई से भी कोई इशू नहीं है उनको, तो मार्केट से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है और प्राइस का भी कोई इशू नहीं है। तो जो थर्ड है वो वाला सही है और ये वाला, इसमें ये वाला बी सही है। 1 2 4 गलत है और जो थर्ड वाला है ये वाला, ये सही है। अरे बात समझ में। सेकेंड देखते हैं, क्वेश्चन 2, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द टाइप ऑफ प्लानिंग, ठीक है। तो प्लानिंग के बारे में हमें बताना है। इसमें बहुत सारी टाइप्स की प्लानिंग दी हुई है, जैसे देखो सिस्टम प्लानिंग, नॉर्मेटिव प्लानिंग, सिस्टम प्लानिंग और ये इंडिकेटिव, ठीक है। तो इसके बारे में बताना है कि जो स्टेटमेंट्स लिखे हुए हैं वो करेक्ट है कि नहीं है, ठीक है। तो देखो, ग्लोबली मोस्ट कंट्रीज आर मिक्स्ड इकोनॉमीज विद इंडिकेटिव टाइप्स ऑफ प्लानिंग। ऊपर हमने क्या पढ़ा था यहाँ पे फर्स्ट वाले में, इम्पेरेटिव। इम्पेरेटिव क्या है? टारगेटिव प्लानिंग। तो इंडिकेटिव उसका अपोजिट होगा। इंडिकेटिव क्या हो गया? कौन सी वाली प्लानिंग है ये क्वालिटेटिव है, ठीक है। क्वालिटी के बेसिस पे जो प्लानिंग होगी वो इंडिकेटिव। नहीं एक सेकेंड, इम्पेरेटिव टारगेटिव प्लानिंग है, एक टाइप का इंडिकेशन, ठीक है। तो इंडिकेशन के बेसिस पे, तो मेरे हिसाब से ये उल्टा है उसका, इम्पेरेटिव का उल्टा इंडिकेटिव। नेक्स्ट देखते हैं, एक सेकेंड इसको देखो, एक बात और बताती हूँ इसमें आपको। यहाँ पे इन्होंने वर्ड यूज़ किया है मोस्ट, ठीक है। तो मोस्ट कंट्रीज, ग्लोबली मोस्ट कंट्रीज, ना इन्होंने ऑल लिखा है ना इन्होंने ओनली वन लिखा है, तो इन्होंने बहुत ही एक्सट्रीम स्टेटमेंट नहीं बनाया है यहाँ पे। इन्होंने सीधा लिखा है कि ग्लोबली मोस्ट कंट्रीज, मैक्सिमम कंट्रीज आर मिक्स्ड इकोनॉमीज, ये हमें सबको पता है मिक्स्ड इकोनॉमीज है, विद इंडिकेटिव टाइप्स ऑफ प्लानिंग, ठीक है, इंडिकेटिव टाइप्स ऑफ प्लानिंग। तो ये वाला चांसेस है इसके करेक्ट होने के, ठीक है। सेकेंड देखते हैं, सिस्टम प्लानिंग एम्फेसाइजेस ऑन सोशियो इंस्टीट्यूशनल फैक्टर्स टू रूट आउट द प्रॉब्लम इन सोसाइटी एंड इकोनॉमी, ठीक है। सिस्टम प्लानिंग जो है वो एम्फेसाइज करता है सोशियो इंस्टीट्यूशनल फैक्टर्स को रूट आउट करने के लिए और सोसाइटी की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, ठीक है। जो सोशल इश्यूज है उसको सॉल्व करता है ये सिस्टम प्लानिंग। ये इस स्टेटमेंट में दिया हुआ है, इसको होल्ड पे रखेंगे हम, अभी हमें नहीं पता है कि सिस्टम प्लानिंग क्या होता है। सेकंड देखते हैं, नॉर्मेटिव प्लानिंग। पहले बात तो इस वर्ड को, नॉर्मेटिव को समझने की कोशिश करो। देखो, नॉर्मेटिव यानी नॉर्म्स जो सोसाइटी में चलते आ रहे हैं हमेशा से। जैसे अपन कहते हैं कि फॉर एग्जाम्पल छोटे बच्चों को नहीं मारना है, ठीक है, तो एक टाइप का नॉर्म्स है। और जैसे मतलब बहुत सारे जो नॉर्म्स चलते आ रहे हैं ना हमेशा से, उसको अपन कहते हैं, जो पॉजिटिव नॉर्म्स अपन मानते आ रहे हैं आज तक, वो नॉर्मेटिव नॉर्म्स होते हैं, ठीक है। तो मतलब जो पॉजिटिव सेंस में, ये एक पॉजिटिव वर्ड है, ठीक है। तो नॉर्मेटिव प्लानिंग गिव्स लेस इंपॉर्टेंस टू सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स सच एज कास्ट, रिलीजन एंड लैंग्वेज टू अकम्प्लिश एस्टेब्लिश्ड गोल्स। अगर ये वाले वर्ड्स यूज नहीं करता ना यहाँ पे, तो मैं मान भी लेती, ठीक है, कि भाई नॉर्मेटिव प्लानिंग लेस इंपॉर्टेंस देता होगा सोशल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को। और पर यहाँ पे उन्होंने बोल दिया कास्ट और रिलीजन, और मैंने अभी बताया आपको कि नॉर्मेटिव प्लानिंग नॉर्म से रिलेटेड है, तो रिलीजन तो आएगा ही और कास्ट भी मस्त है। तो फिर ये वाला सी पॉइंट गलत है, ठीक है, सी पॉइंट गलत है। फोर्थ देखते हैं, एक सेकेंड, सी पॉइंट गलत है। तो अब देखो ऊपर, एक सेकेंड, ये जो सिस्टम प्लानिंग है इसको आप ध्यान से देखना। सिस्टम यानी कोई इंस्टीट्यूशन का सिस्टम, ठीक है, इकोनॉमी का सिस्टम या कोई भी, ठीक है। तो ये जो नॉर्मेटिव है ये थोड़ा पॉजिटिव सेंस में है, और ये जो सिस्टम है ये थोड़ा प्राइवेट सेक्टर से रिलेटेड लग रहा है, नाम से ही लग रहा है, ठीक है। तो मेरे देखो इन दोनों में मुझे क्या लग रहा है, जो
कहाँ देखा था हमने, यहाँ तो सिस्टम जो है वो थोड़ा प्राइवेट से रिलेटेड लग रहा है और जो नॉर्मेटिव है वो थोड़ा सोशल सेक्टर से रिलेटेड लग रहा है, ठीक है। तो अगर नॉर्मेटिव सोशल सेक्टर से रिलेटेड है, ठीक है, अगर नॉर्मेटिव सोशल सेक्टर से रिलेटेड है तो ये वाली डेफिनेशन नॉर्मेटिव की होनी चाहिए थी, ठीक है। और मतलब ये वाली जो डेफिनेशन है वो सिस्टम की और ये वाली डेफिनेशन नॉर्मेटिव की, मतलब इन्होंने इंटरचेंज किया है। हमने और भी वीडियोस में देखा है कि ये लोग इंटरचेंज कर देते हैं, ठीक है। ज़्यादातर एमसीक्यूज में क्या होता है कि जब दो डेफिनेशन दी हो तो वो इंटरचेंज कर देते हैं दोनों को गलत करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। तो डी देखते हैं। नीति आयोग विच वॉज एस्टेब्लिश्ड इन जनवरी 2015 वॉज द ऑफिशियल एक्सेप्टेंस ऑफ सिस्टम प्लानिंग इन इंडिया। अभी हमने ऊपर देखा कि सिस्टम प्लानिंग प्राइवेट सेक्टर से रिलेटेड लग रहा है, ठीक है, यानी सोशल सेक्टर को इग्नोर करना, ठीक है। कैसा कर रहा है नीति आयोग? नहीं कर रहा है ना। ऐसा तो हमने कभी नहीं कहा कि हम सोशल सेक्टर को इग्नोर ही कर देंगे। हाँ, प्राइवेट सेक्टर को हम लोग मोटिवेट कर रहे हैं, हम लोग प्राइवेट सेक्टर को एनकरेज कर रहे हैं, ठीक है, हमारी प्लानिंग में, पर हम सोशल सेक्टर को तो इग्नोर नहीं कर रहे हैं ना। हम वैसे ही पब्लिक फूड डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, हम लोग सब्सिडीज दे रहे हैं, तो हम सोशल सेक्टर को बिल्कुल इग्नोर नहीं कर रहे हैं, हम लोग दोनों को साथ में लेकर चल रहे हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है इंडिया में, तो डी गलत है। तो हमारा कौन सा सही है? फर्स्ट वाला सही है। और ये मैंने पहले बताया था, ये थोड़ा सा पॉजिटिव ज़्यादा लग रहा था वैसे भी, ठीक है। तो फर्स्ट वाला सही है, बाकी तीनों गलत है। थर्ड देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अप्रोप्रिएटली डिस्क्राइब्स स्पेटियल प्लानिंग, ठीक है, स्पेटियल या स्पेशियल जो भी है, मेरे को प्रोनाउंसिएशन यही करती हूँ मैं इसका। तो आगे देखते हैं, इसके बारे में हमें बताना है। 4 पॉइंट्स है और इनमें से बताना है कि मोस्ट अप्रोप्रिएटली कौन सा इनमें से डिफाइन करता है इसको, ठीक है, या उसको डिस्क्राइब कर रहा है, ठीक है। अब हम इसको पहले पढ़ते हैं, सारे सेंटेंस को एक एक बार पढ़ेंगे। द प्लानिंग इन विच प्लानर्स एम्फेसाइज ऑन द स्पेसिफिक सेक्टर, ठीक है, इकोनॉमी के अंदर जो स्पेसिफिक सेक्टर को जो एम्फेसाइज कर रहा है वो, जैसे एग्रीकल्चर का, इंडस्ट्री का, सर्विसेज का, सबका अलग अलग, ठीक है। तो इसको क्या कहेंगे हम? ये किसकी डेफिनेशन है? सेक्टोरल प्लानिंग, ठीक है, जिसमें अलग अलग सेक्टर्स के बारे में बात होती है ना, उसको सेक्टोरल प्लानिंग कहते हैं। जैसे एग्रीकल्चर का अलग प्लानिंग चल रहा है या इंडस्ट्री का अलग प्लानिंग चल रहा है, तो वो सेक्टोरल प्लानिंग होता है कि स्पेसिफिक सेक्टर की प्लानिंग कर रहे हैं, ठीक है। सेकेंड देखते हैं। मेथड्स एंड अप्रोचेज यूज्ड बाय पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर टू इन्फ्लुएंस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पीपल, ठीक है, कि मेथड और अप्रोचेज जो पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर यूज़ करें इन्फ्लुएंस करने के लिए पीपल को डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, जो डिस्ट्रीब्यूशन हम कर रहे हैं, ठीक है, उसको इन्फ्लुएंस करने के लिए प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर जो मेथड या जो अप्रोचेज यूज़ करते हैं उसको हम स्पेटियल प्लानिंग कहते हैं। वैसे कहते हैं इसी को, ये डेफिनेशन है इसकी, ठीक है, यही करेक्ट होना चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है, इसी को स्पेटियल प्लानिंग कहते हैं। देखो एक वो होता है ना इन वेरियस डायरेक्शन, तो उस हिसाब से, ठीक है। आगे देखते हैं फिर भी। स्पेटियल प्लानिंग एम्स टू रेज रेवेन्यू, अटेन शॉर्ट टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ विद टारगेट्स टू ब्रिंग प्राइस स्टेबिलिटी, ठीक है। ये कह रहा है कि जो स्पेटियल प्लानिंग है वो एम करती है कि रेवेन्यू रेज करे, शॉर्ट टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ करे और प्राइस स्टेबिलिटी रखे, ठीक है। ये होता है शॉर्ट टर्म प्लानिंग के गोल्स, ठीक है, शॉर्ट टर्म प्लानिंग के गोल्स है ये, स्पेटियल प्लानिंग के नहीं है। क्योंकि मैंने आपको बोला कि ये वाली डेफिनेशन है, मेथड्स और अप्रोचेस जो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, तो ये वाली स्पेटियल प्लानिंग होती है। ये जो होता है ना कि एम करता है रेवेन्यू रेज, शॉर्ट टर्म में इकोनॉमिक ग्रोथ करे, प्राइस स्टेबिलिटी रखे, तो ये शॉर्ट टर्म प्लानिंग से रिलेटेड है, ठीक है, ये इससे रिलेटेड नहीं है, तो ये गलत हो गया। 4 देखते हैं। द प्लानिंग विच यूजेज फॉर द एफिशिएंट लैंड यूज, इंफ्रास्ट्रक्चर, सेटलमेंट, ग्रोथ अक्रॉस अ लार्जर एरिया ऑफ लैंड, ठीक है। देखो ये क्या कह रहा है, ध्यान से देखना। वो प्लानिंग जो विच यूजेस एफिशिएंट लैंड यूज, इंफ्रास्ट्रक्चर और सेटलमेंट ग्रोथ अक्रॉस अ लार्जर एरिया ऑफ लैंड, एक बड़े से लैंड के एरिया के अंदर इन चीज़ों का ध्यान रखना कि एफिशिएंट लैंड यूज हो रहा हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो रहा हो, सेटलमेंट ग्रोथ हो रही हो, एक लार्जर एरिया ऑफ लैंड, मतलब एक पर्टिकुलर एरिया की बात कर रहे हैं, ये होती है रीजनल प्लानिंग, ठीक है, इसको हम कहते हैं रीजनल प्लानिंग। तो ये गलत है, ये गलत है, तो हमारा आंसर इज बी, मेथड्स एंड अप्रोचेज यूज्ड बाय पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर टू इन्फ्लुएंस द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पीपल, ठीक है। तो ये वाला हमारा करेक्ट आंसर है, आंसर बी। 4 देखते हैं। द इंजीनियर स्टेट्समैन एम विश्वेश्वरैया was the first to advocate the idea of planning for India with the context of विश्वेश्वरैया plan consider the following statement। पहली बात तो अपन
अगर हमारे पास इकोनॉमी ऑप्शनल नहीं है तो हम ऐसे नाम बहुत कम सुनते हैं, ठीक है, इकोनॉमिस्ट्स के, ठीक है, ऐसे पर्टिकुलर प्लान्स। बट फिर भी हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम एक बार देख लेते हैं। देखो दो ही सेंटेंस है, देखो इसके बारे में हम देखते हैं। इंजीनियर स्टेट्समैन, पहली बात तो इंजीनियर है ये, और फर्स्ट टू एडवोकेट कौन सा आइडिया, प्लानिंग का आइडिया इंडिया में। ही वॉज द फर्स्ट टू एडवोकेट आइडिया ऑफ प्लानिंग इन इंडिया। इतनी इन्फॉर्मेशन हमें क्वेश्चन में मिल रही है इनके बारे में, ठीक है, इतनी हमें क्वेश्चन में डिटेल्स मिल रही है इनके बारे में कि एक तो ये इंजीनियर है, दूसरी बात ये फर्स्ट थे एडवोकेट करने के लिए क्या, प्लानिंग का आइडिया इंडिया में। तो अब इससे रिलेटेड हम देखेंगे कि सेंटेंस हम लोग पहचान पा रहे हैं कि नहीं पहचान पा रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहला सेंटेंस, दिस प्लान वॉज द फर्स्ट ब्लूप्रिंट ऑफ इंडियन प्लानिंग इन प्री इंडिपेंडेंस इंडिया, ठीक है। अब इतना तो इन्होंने बोल दिया कि फर्स्ट टू एडवोकेट प्लानिंग इन इंडिया, ठीक है। तो एक बात बताओ, इंडिपेंडेंस के पहले क्या प्लानिंग होती नहीं थी इंडिया में? होती थी ना। आपने देखा होगा कि 1935 या फिर 1927 के आसपास नेहरू जी और उन्होंने एक वो दिया था प्लानिंग डेवलपमेंट के लिए, एक वो बनाया था जो गांधी जी के एम्स के अगेंस्ट था, ठीक है। वो चाह रहे थे कॉटेज इंडस्ट्री बने, और नेहरू जी ने जो प्लान लेकर आए थे तो वो ऐसे था कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो, तो इस हिसाब से तो प्लानिंग तो पहले भी हो रही थी। अरे बात समझ में, प्री इंडिपेंडेंस से पहले भी हो रही थी। और ये बोला है कि फर्स्ट टू एडवोकेट आइडिया ऑफ प्लानिंग फॉर इंडिया, ठीक है। तो विच मीन्स ये स्टेटमेंट सही होने के चांसेस है। क्यों? क्योंकि प्लान वॉज फर्स्ट ब्लू प्रिंट ऑफ इंडियन प्लानिंग इन प्री इंडिपेंडेंस इंडिया, फर्स्ट ब्लू प्रिंट, ठीक है। समझ आ गया कि ये क्यों सही हो सकता है। सेकेंड देखते हैं, और ये सही है भी। सेकेंड देखते हैं, मेन आइडिया ऑफ दिस प्लान वॉज टू इम्प्लीमेंट कमांड इकोनॉमी ड्यू टू एम विश्वेश्वरैयाज क्लोज एसोसिएशन विद मैसूर स्टेट। इंडिया भी नहीं, मैसूर स्टेट, ध्यान से देखना इसको। ये ऐसे कह रहे हैं कि भाई मेन आइडिया जो था ना उनका इस प्लान से, वो ये था कि कमांड इकोनॉमी को इम्प्लीमेंट करना, क्योंकि वो खुद मैसूर स्टेट से बिलोंग करते थे। मतलब ये कितना रूड, कितना गलत स्टेटमेंट है। ये इनकी पूरी पर्सनैलिटी को डाउन कर रहा है कि भाई जस्ट बिकॉज कि ये एक पर्टिकुलर स्टेट से बिलोंग करते हैं इसलिए ये उसी स्टेट का जो कल्चर है, इकोनॉमिक कल्चर है, उसको प्रमोट कर रहे हैं। ये इनका कैरेक्टर गिरा रहे हैं। आप इस क्वेश्चन को कैसे सही कर सकते हो? ठीक है, ये वाला ऑप्शन आप बिल्कुल गलत करके आओगे। इनका पूरा कैरेक्टर डाउन कर रहा है कि जस्ट बिकॉज वो किसी पर्टिकुलर स्टेट से बिलोंग कर रहे थे इसलिए उनका इकोनॉमिक कल्चर प्रमोट करें। ये गलत बात है, मैं बताती हूँ आपको। ये था 1934 का प्लान, ठीक है। और ये क्या था, इसका एम क्या था कि इनकम डबल करना, ठीक है, इनकम डबल करना 1934 का प्लान था। इसी के आसपास शायद इंडियन नेशनल कांग्रेस भी प्लान लेकर आई थी अपना। उसके बाद में क्या था, ये 10 ईयर का प्लान था। और एक सेकेंड, इंडस्ट्रियलाइजेशन होगी तभी ग्रोथ होगी, तभी इनकम डबल होगी, ठीक है। और कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, अरे बात समझ में। अब कैपिटलिस्ट है तो हम अवॉइड क्या करेंगे, कम्युनलिज्म को। तो ये वाले प्लान के पार्ट थे, ठीक है। तो ये नहीं था ये वाला, ये गलत है सेकंड वाला। तो वन ओनली इज द करेक्ट आंसर। अरे बात समझ में। नेक्स्ट देखते हैं फिफ्थ वाला, नेशनल प्लानिंग कमेटी, ठीक है। तो नेशनल प्लानिंग कमेटी के बारे में हमें पूछा है, जो 1938 में सेटअप हुई थी। मैंने बताया था ना आपको, ये इसी प्लानिंग कमेटी की बात करी थी मैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो मैंने आपको बताया था कि 1927 या 35 के आसपास नेहरू जी और वो कॉन्फ्लिक्ट वाला, गांधी जी का चाह रहे थे कॉटेज इंडस्ट्री बने, पर नेहरू जी ने मतलब प्लान में दूसरी चीज़ें इम्प्लीमेंट की थी, ऐड की थी। तो उस हिसाब से इसके जो चेयरमैन थे वो नेहरू जी थे, ठीक है। नेशनल प्लानिंग कमेटी के जो चेयरमैन थे वो नेहरू जी थे। और ये वो वाला टाइम पीरियड है जब सुभाष चंद्र बोस और उनको वो प्रेसिडेंट बना दिया था, और वो थोड़ा सा इशू चल रहा था गांधी जी और बोस के बीच में। तो वो वाला टाइम पीरियड है, ठीक है। अब देखते हैं इसको, ये मैंने बैकग्राउंड बताया। अब देखो, नेशनल प्लानिंग कमेटी वॉज सेटअप बाय द इनिशिएटिव ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस प्रेसिडेंट जवाहरलाल नेहरू इन 1938। ये गलत है। मैंने बोला था ना अभी कि 1938 वो वाला पीरियड है जब बॉस के साथ कॉन्फ्लिक्ट चल रहे थे। तो उस टाइम सुभाष चंद्र बोस जी जो थे वो प्रेसिडेंट थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू जी तो इस कमेटी के प्रेसिडेंट थे। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट कौन थे, बॉस, नेहरू जी नहीं थे। नेहरू जी तो इस कमेटी के प्रेसिडेंट थे। तो ये गलत है, फर्स्ट गलत है, ये हटा दो। उसके बाद में JRD टाटा, GT बिरला वॉज ऑल्सो इन्वाइटेड फॉर पार्टिसिपेशन इन द नेशनल प्लानिंग कमेटी। यार ये देखो कितना
कितना सही स्टेटमेंट है, इसको देखो। अगर नेशनल प्लानिंग कर रहे हैं उस टाइम पे तो बिजनेसमैन को बुलाएंगे ना यार कि हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं हमारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, इंडस्ट्रीज। मैंने अभी आपको बोला कि कॉन्फ्लिक्ट क्या था, गांधी जी चाह रहे थे कॉटेज इंडस्ट्री हो, रूरल एरियाज में सबका डेवलपमेंट हो, इंक्लूसिव डेवलपमेंट हो। नेहरू जी चाह रहे थे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो। तो अगर नेहरू जी इस कमेटी के हेड हैं तो वो बुलाएंगे ना इंडस्ट्रियलिस्ट को कि भाई इन्वाइट तो करेंगे सबको कि हम लोग भाई इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे ये प्लानिंग कर रहे हैं और हम लोग ये चेंजेस लाएंगे, आप लोग अपना इन्वाइट हो और अपना ओपिनियन हमें शेयर करो, ठीक है। तो इस हिसाब से अगर ये लोग आ भी गए, इनवाइट किया इन्होंने, ये नहीं बोला है कि भाई उनको हेड बना दिया या उनको प्रेसिडेंट बना दिया, सिंपल ये बोला है कि वो इनवाइटेड हैं या इनवाइटेड थे उस टाइम पे। तो ये वाला सही है कि भाई इनवाइट कर भी लिया तो क्या हो गया। और ये नहीं बोला है वॉज ऑल्सो इन्वाइटेड फॉर द पार्टिसिपेशन, ये भी नहीं बोला कि उन्होंने पार्ट लिया है कि नहीं लिया है। इन्विटेशन तो अपन फोन पे भी कह देते ना कि अच्छा आज तुम्हारे घर पे खाना बनाया, मैं आ जाऊँगा यार, हाँ भाई तू आ जा। किसी को भी फोन पे हम लोग इन्विटेशन दे देते हैं ना, तो वो वाली बहुत पॉजिटिव स्टेटमेंट है, ऐसे स्टेटमेंट को टिक करना है, ठीक है। थर्ड देखते हैं, सेकंड सही है हमारा, तो इसको हटा दो पहले। नेशनल प्लानिंग कमेटी was a 30-member committee devoid of any subcommittee who failed to produce any recommendation due to its large membership, ठीक है। डिवॉइड ऑफ एनी सब कमेटी, मतलब इतनी बड़ी नेशनल प्लानिंग कमेटी है और इसकी कोई सब कमेटी भी नहीं है, ठीक है। पहले तो इंडियन नेशनल कांग्रेस की भी सब कमेटी बना दी थी, ठीक है। तो उसके बाद में क्या था ये जो, और पहली बात यहाँ पे इन्होंने नंबर लिखा है, ये नंबर बहुत बार गलत करता है एग्जामिनर, गलत करवाने के लिए, ठीक है। दूसरी चीज़ ये कि who failed to produce any recommendation due to its large membership, उन्होंने कोई रिकमेंडेशन दी ही नहीं क्योंकि उसकी मेंबरशिप बहुत बड़ी थी। कितना कितना वाहियात बात लिखी इन्होंने, ठीक है, कि रिकमेंडेशन ही नहीं दी, एनी रिकमेंडेशन ड्यू टू इट्स लार्ज मेंबरशिप। अब देखो मैं बताती हूँ, ये थी 15 मेंबर की बॉडी, ठीक है, नेशनल प्लानिंग कमेटी। 29 तो इसकी सब कमिटीज थी, 29 इसकी सब कमिटीज थी, 15 इसके खुद के मेंबर थे। टोटल मेंबर कितने थे 350 सब कमिटीज को मिला के। आ रही बात समझ में। और ये पूरी कंट्री में वर्क कर रही थी, अकेले किसी एक स्टेट में एक रीजन में नहीं, पूरी कंट्री में। आ रही बात समझ में। तो इसका आंसर होगा 2 ओनली, थर्ड तो गलत है ही, अभी देखा हमने। 6 देखते हैं। देखो ये जो प्लानिंग वाला है ना, ये थोड़ा सा मतलब ऐसे क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं आते हैं, वो ऊपर ऊपर का पूछते हैं यूपीएससी में, ठीक है। अब देखो उनको बनाने 15 क्वेश्चन, इनको बनाने 500 क्वेश्चन, तो आप देख सकते हो कितना डीप में जाएंगे ये लोग। तो सबको अगर आपको नहीं भी आ रहे हैं तो आपको दिल पे नहीं लेना इन क्वेश्चन को, ठीक है। बस थोड़ा थोड़ा ध्यान रख लेना कि बाई चांस अगर पेपर में पूछ ले तो आपको आता हो, पर इतने डीप में जाकर नहीं पूछते हैं वो लोग। देखते हैं एक सेकेंड आगे। बॉम्बे प्लान with popular title of A Plan of Economic Development for India, prepared by a cross section of India's leading capitalist, with context of it consider the following statement। अब इन्होंने जो इतनी अपन को इन्फॉर्मेशन दी, इसको यूज करना है क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम। पहली बात तो बॉम्बे प्लान है, उसका टाइटल क्या था पॉपुलर, ए प्लान, किसके लिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, किसकी, इंडिया की। किसने प्रिपेयर किया था, इंडिया के जो लीडिंग कैपिटलिस्ट है उन्होंने, ठीक है, बॉम्बे प्लान। अब देखते हैं इसको, 3 पॉइंट्स है हमारे पास और ऑल ऑफ द अबव भी ऑप्शन में है, ठीक है। तो देखो, द बॉम्बे प्लान वॉज पब्लिश्ड अंडर एडिटरशिप ऑफ जॉन मैथाई, हु लेटर बिकेम द फर्स्ट रेलवे मिनिस्टर इन नेहरूज कैबिनेट, ठीक है। तो एक सेकेंड मैं आपको बताती हूँ। पहली बात तो ये यहाँ तक चलो ठीक था, अगर मैं मतलब बेसिक सोच रहा है, इतना डीप में नहीं पूछेंगे वो, पर मैं बता रही हूँ अगर आपको ये नहीं आ रहा तो आप इसको कैसे करोगे। अगर यहाँ तक भी लिख सकते थे कि भाई इनके एडिटरशिप में ये बॉम्बे प्लान पब्लिश हुआ था, इतना ऐड करने की क्या जरूरत थी कि जिन्होंने भाई लेटर फर्स्ट रेलवे मिनिस्टर बने थे नेहरू जी के कैबिनेट में, ये वो इतनी बकवास क्यों लिखी। विच मीन्स या तो ये क्वेश्चन को सही करवाना चाह रहे हैं या ये क्वेश्चन को गलत करवाना चाह रहे हैं। चांसेस ऐसे में क्या होता है कि गलत ही करवाते हैं, जब कुछ एक्स्ट्रा ऐड कर रहे हैं ना तो वो गलत ही करवा रहे होते हैं। तो मेरे हिसाब से इसको मैं गलत करूंगी, गलत है, ठीक है। सेकंड देखते हैं। देयर वर एविडेंट कन्फ्लिक्टिंग व्यूज ऑन इकोनॉमिक प्लानिंग बिटवीन मेंबर्स ऑफ बॉम्बे प्लान एंड नेशनल प्लानिंग कमेटी। देखो ये कितना, मैं बताती हूँ एक सेकेंड आपको। कन्फ्लिक्टिंग व्यूज, आप ऐसे सोचोगे कि नेशनल प्लानिंग कमेटी तो सोशल इश्यूज को देखेगी और बॉम्बे प्लान सोशल इश्यूज को इग्नोर करेंगे, उनको सिर्फ प्रॉफिट से मतलब है, ठीक है। तो कन्फ्लिक्टिंग व्यूज हो सकते हैं। फिर मेरी बात सुनो, बॉम्बे प्लान जो है उसमें कैपिटलिस्ट ने बनाया, ये जो मेजर कैपिटलिस्ट थे इंडिया के उस टाइम पे, यानी टाटा, बिरला, और इन लोगों को भी तो इनविटेशन मिला था ना नेशनल प्लानिंग कमेटी में। मैंने ऊपर देखा, अगर इनको इनवाइट कर रहे हैं और उस टाइम इंडिपेंडेंस के बाद की बात है तो सब लोग साथ में चल रहे थे, तो ये अकेले प्रॉफिट का नहीं सोच सकते हैं। अरे बात समझ में। तो ये कन्फ्लिक्टिंग नहीं थे कि
एग्रीमेंट व्यूज थे। इंडिपेंडेंस के बाद का टाइम बहुत फ्रेंडली नेचर था उस टाइम लोगों का, ठीक है, आज के टाइम की तरह नहीं होता है, तो ये वाला गलत है। सेकंड गलत है, कन्फ्लिक्टिंग व्यूज नहीं थे, एग्रीमेंट था दोनों के बीच में, ठीक है, कि भाई कोई लड़ाई वड़ाई नहीं थी दोनों के बीच में। दोनों के जो लीडर्स थे एनपीसी और बॉम्बे प्लान, उनकी जो प्लानिंग थी वो कोऑपरेटिव थी, ठीक है, कि दोनों के व्यूज कोऑपरेटिव थे। ऐसा नहीं था कि हम लोग सिर्फ हमें प्रॉफिट चाहिए और तुम्हें सोशल सेक्टर चाहिए, ऐसा नहीं था। इनके एग्रीमेंटल व्यूज थे, ऐसे कुछ नहीं था कि कॉन्फ्लिक्टिंग इश्यूज है कि क्या है। थर्ड देखते हैं, द प्लान गिव प्रायोरिटी टू द बेसिक इंडस्ट्रीज। ये तो पॉजिटिव स्टेटमेंट है ना, प्रायोरिटी दी, बेसिक इंडस्ट्री को प्रायोरिटी पहले दी, यही काम था, यही करना है हमें प्लानिंग में, तो थर्ड सही है। अब देखो ये और बता देती हूँ मैं आपको कि ये अंडर द एडिटरशिप कौन थे, पुरुषोत्तम दास ठाकुर, पुरुषोत्तम दास ठाकुर इसके एडिटर थे, किसके, बॉम्बे प्लान के। और ये बॉम्बे प्लान कब आया था, 1944 और 45 के आसपास आया था, ठीक है। अब आज़ादी के टाइम पे ये कॉन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट आएंगे इनके बीच में, सोच के देखो आप, नहीं ये सेम सोच रहे थे, अगर आपने पढ़ा होगा तो भी आप इसको इजीली कर पाओगे, ठीक है। तो थर्ड ठीक है, बाकी दोनों गलत है। 7 देखते हैं, एक्यूरेटली डिस्क्राइब बाय अबव स्टेटमेंट। अब देखो ये हमें 3 सेंटेंसेस दिए और हमें बताया कि इनमें से ये कौन से प्लान के बारे में बात हो रही है, ठीक है, ये तीनों बातें कौन से प्लान के बारे में लिखी हुई है। सबसे पहली बात है, इट वॉज फॉर्मुलेटेड बाय नारायण अग्रवाल, और दूसरा है इट्स प्रपोजल्स वर द अपोजिट ऑफ द वन पुट फोर्थ बाय बॉम्बे प्लान, ठीक है, कि जो बॉम्बे प्लान ने बताया उसके अपोजिट है, बॉम्बे प्लान के अपोजिट है, यानी नेशनल प्लानिंग कमेटी के भी अपोजिट है। और थर्ड क्या है, आइडियोलॉजिकली दिस प्लान वॉज अगेंस्ट कॉमर्शियलाइजेशन ऑफ द इकोनॉमी एंड सेंट्रलाइज्ड स्टेट पावर, ठीक है, अगेंस्ट किसके था, कॉमर्शियलाइजेशन ऑफ द इकोनॉमी और सेंट्रलाइज्ड स्टेट पावर, स्टेट की जो सेंट्रलाइज्ड पावर है उसके अगेंस्ट, और कॉमर्शियलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी उसके अगेंस्ट था ये आइडियोलॉजिकली। तो आप देखते हैं इसमें से पहली बात तो देखो मैं बताती हूँ आपको, यहाँ से देखना, ये इस वाले पॉइंट से निकालेंगे हम इसका आंसर, अपोजिट टू दी बॉम्बे प्लान। बॉम्बे प्लान क्या कह रहा था, बॉम्बे प्लान एनपीसी से रिलेटेड था, और ये क्या चाह रहे थे, इंडस्ट्रीज, और गांधी जी क्या चाह रहे थे, कॉटेज इंडस्ट्रीज रूरल एरियाज पे, कि लोकल एरिया का भी डेवलपमेंट हो। तो कौन किसके अपोजिट हुआ, ये वाला अपोजिट है, इस वाले पॉइंट से अपोजिट ऑफ वन पुट फोर्थ बाय द बॉम्बे प्लान। फिर मैं कह रही हूँ कि इतने डीप में क्वेश्चन नहीं पूछते हैं कि ये वाला प्लान किसने फॉर्मुलेट किया, फिर भी थोड़ा बेसिक अगर आपको आइडिया हो तो हो जाएगा, ठीक है। तो ये गांधीयन प्लान आया कब था, 1944 में, आ रही बात समझ में, तो सी इज द करेक्ट आंसर। 8 देखते हैं, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स विद ए ह्यूमन फेस, the slogan with which the economic reforms started in the early 1990s also has the resonance of the People's Plan. With reference to the People's Plan, consider the following statement. ये जो हमें यहाँ दिया ना People's Plan, इसके बारे में स्टेटमेंट दिया और हमें बताना है कि इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है, ठीक है। तो देखो एक सेकेंड, पहले देख लेते हैं क्या इसके बारे में क्या बताया है। पीपल्स प्लान के इकोनॉमिक रिफॉर्म्स विद द ह्यूमन फेस, ये स्लोगन है इसका, इकोनॉमिक रिफॉर्म स्टार्टेड इन अर्ली 1990s, ऑल्सो हैज द रिजोनेंस ऑफ द पीपल्स प्लान विद रेफरेंस टू द पीपल्स प्लान इन फॉलोइंग स्टेटमेंट्स के बारे में बताना है। पहली बात तो पीपल्स प्लान आया था 1945 में, ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि जो 1990 में जो इकोनॉमिक रिफॉर्म स्टार्ट हुए थे, ठीक है, जिनका था इकोनॉमिक रिफॉर्म्स विद ह्यूमन फेस स्लोगन था, ठीक है, तो ये पीपल्स प्लान है उसके साथ मिलता जुलता है, तो पीपल्स प्लान के रेफरेंस में हमें ये बताना है। तो देखो, ओनली द इंडस्ट्रियल सेक्टर वॉज हाईलाइटेड बाय द प्लान ड्यू टू कम्युनिस्ट आइडियोलॉजीज इंपॉर्टेंस टू द इंडस्ट्रियल वर्कर। ये अपने 1990s के टाइम में ये कंडीशन थी क्या अपने कंट्री की, कि हम लोग ऐसा सोच रहे हैं कि भाई सिर्फ इंडस्ट्रियल सेक्टर को हाईलाइट कर रहे हैं प्लान में, हमारा जो प्लान है उसमें सिर्फ इंडस्ट्रियल सेक्टर इंक्लूड हो रहा है, ठीक है, क्योंकि कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी है हमारे इंडस्ट्रियल वर्कर्स की। ये गलत है, ये नहीं था ना सिनेरियो हमारे 1990s में भी या फिर 1945 में भी, जिस टाइम अगर ये प्लान बना था। पीपल्स प्लान लोगों के लिए प्लान है,
ठीक है। तो सिर्फ इंडस्ट्रियल सेक्टर को क्यों हाईलाइट करेंगे, हमारे तो मैक्सिमम लोग एग्रीकल्चर सेक्टर में थे। अगर पीपल्स प्लान है तो सिर्फ इंडस्ट्रियल सेक्टर पे क्यों फोकस कर रहे हो, लोगों के लिए कर रहे हो ना, खुद के लिए थोड़ी कर रहे हो। तो एग्रीकल्चर कहाँ गया, तो एग्रीकल्चर प्लस इंडस्ट्री दोनों पे फोकस होगा पीपल्स प्लान में। अरे बात समझ में। तो एग्रीकल्चर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर यहाँ पे सिर्फ एग्रीकल्चर लिखा होता तो भी मैं मान लेती, क्योंकि उस टाइम जब 1945 का टाइम था तो उस टाइम मैक्सिमम पॉपुलेशन एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व थी। तो सेकंड गलत है, सेकंड गलत है, तो इसको हटा दो, इसको हटा दो। फर्स्ट देखते हैं। इट वॉज फॉर्मुलेटेड बाय द कम्युनिस्ट लीडर शौकत उस्मानी, ऐसे दंगे मुजफ्फर अहमद। ठीक है, जैसे कह रहे हैं कि ये कम्युनिस्ट लीडर द्वारा बनाई गई थी उस टाइम पे, कम्युनिस्ट लोगों ने बनाई थी। तो ये कम्युनिस्ट, पहली बात तो ये जो लीडर्स है ये कम्युनिस्ट नहीं है, सोशलिस्ट है। ठीक है, अगर हम लोग बात कर रहे हैं डेवलपमेंट एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री की, तो वो कम्युनिस्ट नहीं है। कम्युनिस्ट क्या होता है, देखो कम्युनिस्ट वो होता है कि जो कॉमन जो चीज़ें होती है ना उनको, जैसे यूएसएसआर में था कम्युनिस्ट। ठीक है, कि भाई सबकी कॉमन प्रॉपर्टी हो, कॉमन ग्रो करें, कॉमन खाए, उस हिसाब से। ठीक है, तो ये जो है ये सोशलिस्ट मुद्दे पे बात कर रहे हैं। ठीक है, सोशलिस्ट मुद्दे पे बात होती है। ये जो पीपल्स प्लान है ना, ये जो था ये एम.एन. रॉय उनका था, जो कि खुद कम्युनिस्ट थे, रेडिकल कम्युनिस्ट। ठीक है, उनका प्लान था ये पीपल्स प्लान, कम्युनिस्ट वाला। पर ये जो लीडर्स है ये सोशलिस्ट लीडर्स है। आने बात समझ में। तो ये वाला गलत है, इन्होंने पूरा ये वर्ड ही गलत इस्तेमाल कर दिया। इनको लगा कि लोगों को पता होगा कि पीपल्स प्लान है तो कम्युनिस्ट प्लान होगा, और यहाँ लिख के किसी भी लीडर का नाम लिख दो। और वैसे भी जहाँ पे 3 लीडर्स का नाम आ गया तो ये चांसेस ज़्यादा है कि ये गलत हो। ठीक है, कि तीनों में से किसी एक का नाम तो इन्होंने गलत किया ही होगा। तो ये वाला हो गया। उसके बाद में हमारे दोनों इनकरेक्ट है। और इसके बाद में क्या बताऊँ मैं, पीपल्स प्लान में बस बेसिक सी चीज़ें, देखो एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, बेसिक नेसेसिटी पूरी हो जाए, रोटी कपड़ा मकान। ठीक है, तो वो वाली चीज़ है। तो ये इनकरेक्ट, बोथ 1 और 2 आर इनकरेक्ट। 9th देखते हैं, सर्वोदय प्लान। ये आपने बहुत सुना होगा, बहुत बहुत फेमस है ये वाला नाम, सर्वोदय प्लान। ठीक है, तो इसके बारे में देखते हैं। इट वॉज पब्लिश्ड इन 1950, 1950 में हुआ था, बाय द सोशलिस्ट लीडर राज नरेन, हु लेटर वॉन द इलेक्टोरल माल प्रैक्टिस केस अगेंस्ट पीएम इंदिरा गांधी। ठीक है, ऐसे कह रहे हैं कि देखो मैंने आपको बताया था ना, ये हु लेटर वॉन द इलेक्टोरल माल प्रैक्टिस केस अगेंस्ट पीएम इंदिरा गांधी। तो ये इन्होंने अगर बाद में ऐड किया तो ये चांसेस ज़्यादा है कि क्वेश्चन को गलत करवा रहे हो। अरे बात समझ में। पर मैं बताती हूँ, ये जो था लीडर राज नरेन, और इलेक्टोरल ये केस कब हुआ था माल प्रैक्टिस वाला, 1974-77 के बीच में। ठीक है, ये और ये प्लान कब बना है, 1950 में। तो ये वाला जो प्लान है ये पब्लिश किसने किया था, बाय द सोशलिस्ट लीडर राज नरेन, हु लेटर वॉन। देखो ये तो ठीक है, ये बंदा जो है राज नरेन, उन्होंने केस जीता था, जो इलेक्टोरल माल प्रैक्टिस का केस था ना इंदिरा गांधी जी के अगेंस्ट में, वो इन्होंने जीता था राज नरेन जी में, इसमें कोई दो राय नहीं है। पर ये जो सर्वोदय वाला प्लान था ये इन्होंने नहीं, ये जेपी नारायण जी ने पब्लिश किया था। ठीक है, तो इन्होंने ये नाम यहाँ पे गलत ऐड कर दिया, बस इतना सही है ये, बाय द सोशलिस्ट जेपी नारायण। ठीक है, और ये सेंटेंस भी सही है कि राज नरेन जी है, उन्होंने इंदिरा गांधी जी के अगेंस्ट में केस वॉन किया था। ठीक है, पर ये वाला जो प्लान है ये जेपी नारायण जी ने फॉर्मुलेट किया है। अरे बात समझ में। सेकंड देखते हैं, दिस प्लान वॉज आइडियोलॉजिकली इन्फ्लुएंस्ड बाय वेरियस गांधीयन प्रैक्टिसेस। ठीक है, तो ये वाला भी ठीक है, कॉमन सी बात है, सर्वोदय है, नाम से पता चला सबका उदय है, इंक्लूसिव डेवलपमेंट तो है। इन्फ्लुएंस, और इन्फ्लुएंस यार मैं बताती हूँ, थोड़ा सा चीज़ से इन्फ्लुएंस हो सकता है इंसान। ठीक है, इन्फ्लुएंस बहुत वाइड वर्ड है, मतलब किसी भी चीज़ को थोड़ा सा देख के, गले में से कोई ज़्यादा अच्छे कपड़े पहने, मैं इन्फ्लुएंस होगी, मैं तो उसके जैसे पहनूंगी। तो इन्फ्लुएंस कोई भी किसी तरीके से भी हो सकता है। और एक आधा, गांधी जी के तो इतनी सारी टेक्निक्स थी, अगर एक आधा भी इन्वॉल्व हुआ है तो ये स्टेटमेंट अपने आप में सही हो जाता है। ये बहुत वाइड स्टेटमेंट है, बहुत पॉजिटिव स्टेटमेंट है, इसको गलत नहीं किया जा सकता है। ठीक है, थर्ड देखते हैं, दिस plan maker in later times had protested against the centralizing nature of Indian economic planning। ठीक है, गांधी के गांधीयन टेक्निक से इन्फ्लुएंस हुआ था। गांधी जी क्या कह रहे थे, डिसेंट्रलाइज होना चाहिए इंडिया में, और ये क्या कह रहे थे, सेंट्रलाइजिंग नेचर के अगेंस्ट में इन्होंने वर्क किया। जो इसके प्लान मेकर है उन्होंने लेटर टाइम्स में, तो ये वाला सही है।
पॉजिटिव स्टेटमेंट है। अगर ये कहते हैं प्रोटेस्टेड अगेंस्ट डिसेंट्रलाइजेशन तो ये गलत होता, ठीक है। सेंट्रलाइजिंग नेचर के अगेंस्ट में काम किया, तो ये दोनों पॉइंट एक दूसरे के साथ मैच हो रहे हैं। ये देखना कि अगर किसी टॉपिक के ऊपर अगर दो कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं तो वो गलत होंगे, ये कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं है, ठीक है। अगर यहाँ डिसेंट्रलाइजिंग होता तो ये कॉन्ट्राडिक्टरी होते एक दूसरे से, तो ये दोनों सही है, ये भी, सेकंड भी और थर्ड भी, ठीक है। तो अब देखते हैं इसमें हमारे ऑप्शंस क्या है, सेकंड और थर्ड, ठीक है। फर्स्ट गलत था। फर्स्ट क्यों गलत था मैंने आपको बताया, राज नरेन वाला और जेपी नारायण, ये याद रखना, ठीक है। 10th देखते हैं, एक सेकेंड। ड्यू टू द सीरियस फूड शॉर्टेज एंड फेमाइन इन 1966 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसाइडेड टू टेक एन एनुअल प्लान, ठीक है। एक सेकेंड, ये ऐसे कह रहे हैं कि 1966 में सीरियस फूड शॉर्टेज और फेमाइन की वजह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिसाइड किया कि एक एनुअल प्लान लेंगे। एनुअल प्लान या इसको कहते हैं प्लान हॉलीडे, हमने ये लिया था प्लान हॉलीडे, ठीक है। और 1966 में ही लिया था, यहाँ तक ठीक है। पर ये हमने इस वजह से नहीं लिया था, ये हमने लिया था क्योंकि चाइना से हम लोग डिफीट हो गए थे, ठीक है। चाइना से जो हमें डिफीट मिला था उस वजह से हमने ये किया था, प्लान हॉलीडे लिया था हमने, उस टाइम हमारा बहुत लॉस हुआ था, तो फेमाइन की वजह से नहीं लिया था, तो ये फर्स्ट गलत है। सेकंड देखते हैं कि द रोलिंग प्लान वॉज लॉन्च्ड बाय जनता गवर्नमेंट इन 1990 और 1992 बाय टर्मिनेटिंग द 5th 5-year प्लान ऑन द ईयर अहेड। अब मैं बताती हूँ, एक सेकेंड आपको। 1978 83 इंदिरा गांधी जी के बाद में जब फर्स्ट नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट आई, ठीक है, तो ये वाला टाइम पीरियड क्या था, 6th प्लान था ये। पहले बात तो अगर ये 6th प्लान है तो 1990 वाला 5th 5-year प्लान कैसे हुआ, तो यही गलती होगी, पहली बात तो गलत यही हो गया, ठीक है। दूसरी चीज़ ये कि एक सेकेंड मैं बताती हूँ, 6th 5-year प्लान और इसी में आया था रोलिंग प्लान, ठीक है। और ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में ऐसा कुछ मेंशन नहीं है, ये रोलिंग प्लान ये बस उन्होंने अपने कन्वीनियंस के हिसाब से उन्होंने बोल दिया, और ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स में ऐसा कुछ उन्होंने मेंशन नहीं किया है। तो 1978 और 83 के टाइम रोलिंग प्लान बना था, पर ये कौन सा प्लान था, 6th 5-year प्लान, ठीक है। तो ये वाला यहाँ से आप पकड़ सकते हो, अगर आपको इतना सा भी पता हो ना, अंदाजा हो कि 1990 92 के पास कौन सा ईयर प्लान था, ठीक है। जैसे 5th वाला कहाँ था, 5th 5-year प्लान कब हुआ था, 1978 के और 83, और ये वही था जब फर्स्ट नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट आई थी। अगर इतना अंदाजा हो तो आप इसको ऐसे ही गलत कर दोगे, इतना डिटेल में जाने की जरूरत ही नहीं है। तो इसमें पर आंसर क्या हुआ, नाइदर 1 and 2, कोई भी सही नहीं है। 11 देखते हैं। इन 2015 द गवर्नमेंट अबॉलिश्ड प्लानिंग कमीशन, सही है, एंड रिप्लेस्ड इट बाय अ न्यू बॉडी, नीति आयोग। नीति आयोग स्टैंड्स फॉर नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ऑफिशियल फंक्शन नीति आयोग के रेफरेंस में हमें बताना है कि इनमें से कौन से फंक्शंस हैं जो नीति आयोग के हैं। ऑल ऑफ द अबव भी ऑप्शन में है। अब हमें बताना है कि इनमें से कौन से फंक्शन है नीति आयोग के, ठीक है। अब देखो, पर्पज इज द लिमिट ऑफ कैंपेन एक्सपेंडिचर पर कैंडिडेट टू ऑल द पार्टीज। अगर ये बताएगी कि कौन सा कैंडिडेट इलेक्शन कैंपेन में कितने पैसे खर्च करेगा, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया क्या करेगी, ये तो उसका काम है ना, इलेक्शंस करवाना, देखना इलेक्शन कमीशन का काम है। ये सारी जो चीज़ें हैं वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया चेक करता है, ठीक है, नीति आयोग नहीं करता है, तो ये गलत है, ठीक है। सेकंड सही है, थर्ड भी सही है, फिर भी देखते हैं हम सेकंड थर्ड क्या है। कोऑपरेटिव एंड कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म, सही है। ये बहुत सारे इंडेक्सेस निकालते हैं, बहुत सारे इंडिसेस निकालते हैं, बहुत सारी रिपोर्ट्स निकालते हैं, जिससे हम कंपेयर कर पाते हैं कि कौन सा स्टेट कहाँ जा रहा है, कौन से स्टेट की कितनी डेवलपमेंट हुई है, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे निकालते हैं इमेजेस। तो कोऑपरेटिव और कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म के लिए है ये, ठीक है, ये इसका काम है। विजन एंड सिनेरियो ऑफ प्लानिंग, ये भी सही है। दोनों देखो कितने पॉजिटिव स्टेटमेंट, कोई एक काम नहीं बोला इन्होंने सिंपल चीज़ें बोलते कि भाई हमारा काम है अच्छे से रहना, हम अच्छे इंसान बन के रहना चाहते हैं। कितना पॉजिटिव, हम अच्छे में हमने डिफाइन नहीं किया ये कि हम लोग नॉन वेज नहीं खाएंगे, हम झूठ नहीं बोलेंगे, तो वो हमने डिफाइन नहीं किया है जैसे हमने यहाँ डिफाइन कर दिया था, ठीक है। यहाँ सिर्फ इतना बोला अच्छा इंसान बन के रहेंगे उस हिसाब से, ठीक है। तो इस एग्जाम्पल से देखना ये दोनों सही है, सेकेंड और थर्ड। फोर्थ देखते हैं, द मेजर्स needed to augment the consolidated fund of a state, फाइनेंस कमीशन, ठीक है। फंड को देखने का काम नीति आयोग नहीं करेगा, फाइनेंस कमीशन है उसके लिए।
तो फोर्थ वैसे भी गलत था, हमने यहीं देख लिया था। फिफ्थ क्या है, कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, ठीक है, करता है ये कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन काफ़ी बार, जैसे स्टेट्स और का। तो सेकेंड, थर्ड और फिफ्थ, इसमें स्टेट्स का भी रोल होता है नीति आयोग में, ध्यान रखना। तो ये पॉइंट भी आप ठीक करोगे, फेडरलिज्म वाला भी ठीक करोगे, प्लानिंग भी ठीक है। तो 2, 3 एंड 5 सही है। उसके बाद में देखते हैं 12th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट अबाउट द फुल टाइम ऑर्गेनाइजेशनल फ्रेमवर्क ऑफ नीति आयोग, ठीक है, इनमें से कौन सा ऑर्गेनाइजेशनल फ्रेमवर्क है, एक सेकेंड, स्टेटमेंट करेक्ट अबाउट नीति आयोग, इनमें से कौन सा उसके ऑर्गेनाइजेशन मतलब उसका जो अरेंजमेंट है उसके बारे में इनमें से कौन सा करेक्ट है, हमें वो बताना है, ठीक है। इट विल हैव अ वाइस चेयरपर्सन टू बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, नहीं, मैं बताती हूँ, ये प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। और ये बना क्यों, ये पता है, जैसे जब पीएम मोदी जी सीएम थे गुजरात के, उस टाइम उनके कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स थे प्लानिंग कमीशन के साथ, जो इससे पहले थी ना नेशनल प्लानिंग कमीशन, उससे तो कुछ इशू हो रहा था, कोई उनको जैसे फंड्स वगैरह का, तो डिस्ट्रीब्यूशन में इशू था। उसके बाद में जैसे ही पावर में आए तो उन्होंने सबसे पहले कमीशन ही हटाई, क्योंकि उनको चीज़ें समझ नहीं आ रही थी कि कुछ सॉर्ट ऑफ इशू है इस प्लानिंग कमीशन के साथ। फिर इन्होंने इन्वाइट किया, मतलब इन्वेंशन किया नीति आयोग का, ठीक है। तो ये मोदी जी के आने के बाद हुआ ये। तो इसके जो वाइस चेयरपर्सन, उसको अपॉइंट कौन करेगा, प्राइम मिनिस्टर, इससे याद रखना, ठीक है, कि मोदी जी का इन्वेंशन है तो इसका जो वाइस चेयरपर्सन है उसको भी अपॉइंट मोदी जी करेंगे, उस हिसाब से पीएम को याद रखना है कि ये पीएम करता है। ट्रिक बता रही हूँ मैं आपको याद करने की। सेकंड देखते हैं, पार्ट टाइम मेंबर मैक्सिमम 6 विल बी ऑन अ रोटेशनल बेसिस, ठीक है। पहली बात तो ये नंबर आ गया, यहीं सोच लो कि यहाँ पे डाउट हो सकता है 2 ही हो, 3 हो, 4 हो, 6 क्यों लिखा इन्होंने। और दूसरी बात, पार्ट टाइम मेंबर रोटेशनल बेसिस, ये वाला ठीक है, रोटेशनल बेसिस पे ही होते हैं पार्ट टाइम मेंबर, ठीक है। और पार्ट टाइम मेंबर है कितने, मैक्सिमम 2, कितने, मैक्सिमम 2, और रोटेशनल बेसिस पे। आगे देखते हैं, एक्स ऑफिशियो मेंबर्स मैक्सिमम 4 फ्रॉम द यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स नॉमिनेटेड बाय द पीएम। इसे कह रहे हैं कि जो एक्स ऑफिशियो मेंबर हैं वो मैक्सिमम 4 होंगे, और वो यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से नॉमिनेट करेगा कौन, पीएम करेगा। यहाँ ठीक है, यहाँ तो इन्होंने प्रेसिडेंट नहीं लिखा, फर्स्ट में तो बहुत प्रेसिडेंट लिखना आ रहा था इनको कि वाइस चेयरपर्सन को अगर प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा तो बाकी मेंबर को भी प्रेसिडेंट ही कर ले, फिर नहीं किया ना, पीएम कर रहा है, तो ये वाला पॉइंट सही है, यही ठीक होगा मेरे हिसाब से। और यहाँ पे जो नंबर है ये भी गलत नहीं है, अगर दोनों में नंबर गलत कर देगा तो फिर नहीं, किसी एक में तो नंबर गलत किया, सही किया होगा इसने। तो एक्स ऑफिशियो मेंबर मैक्सिमम ऑफ 4, मैक्सिमम 4 ही होते हैं एक्स ऑफिशियो। एक सेकेंड होगा, पार्ट टाइम जो है वो कितने होते हैं, मैक्सिमम 2, और जो एक्स ऑफिशियो होते हैं वो मैक्सिमम कितने होते हैं, 4। कौन अपॉइंट कर रहा है इनको, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से अपॉइंट करेगा, कौन करेगा, पीएम करेगा, ठीक है। डी देखते हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर टू बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, क्यों करेगा प्रेसिडेंट, सबको जब पीएम कर रहा है तो इसको क्यों प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा, पीएम करेगा, ठीक है। तो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, इसको भी पीएम करेगा, सबको पीएम अपॉइंट कर रहा है, ध्यान से देखो, वाइस चेयरपर्सन को भी, मेंबर्स को भी, और ये चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स को भी। इसे नंबरिंग याद करना कि पार्ट टाइम 2 है और एक्स ऑफिशियो 4 है, इसे ऐसे याद करना, एक्स ऑफिशियो F4, पार्ट टाइम 2, ठीक है। थर्ड देखते हैं, इनमें से कौन सा ऑब्जेक्टिव है प्लानिंग का इंडिया में आफ्टर इंडिपेंडेंस, ठीक है। आफ्टर इंडिपेंडेंस बहुत सारे हमारे ऑब्जेक्टिव रहे हैं और हमें बताना है कि इनमें से कौन कौन सा ऑब्जेक्टिव है। कभी यार 75 आफ्टर 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस, बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं हमारे, तब हम देखते हैं इसमें से पहले तो ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन है, तो मैक्सिमम चांस यही होता है कि बहुत ही कुछ अटपटा ना लिखा हो तो सारे सही होंगे। पर देखते हैं पहले, इकोनॉमिक ग्रोथ है, मॉडर्नाइजेशन है, सेल्फ रिलायंस है, हम यही चाह रहे थे, इंदिरा गांधी गवर्नमेंट के टाइम पे भी यही हो रहा था कि हमें सेल्फ रिलायंट बनना है, ठीक है। इक्विटी भी है, इक्वालिटी इक्विटी होना चाहिए। उसके बाद में बूस्ट एक्सपोर्ट्स, इसको ध्यान से देखना, बूस्ट एक्सपोर्ट्स, अगर हम सेल्फ रिलायंट बनना चाहते हैं और हम एक्सपोर्ट को बूस्ट कर रहे हैं या फिर हम सेल्फ रिलायंट को बूस्ट कर रहे हैं, अरे बात समझ में, ये बूस्ट एक्सपोर्ट हम अभी कर रहे हैं कि हमें हमारा एक्सपोर्ट बढ़ाना है, पर हम एक्सपोर्ट पे कम, हमारा ऑब्जेक्टिव ये नहीं है कि एक्सपोर्ट बढ़े, हमारा मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि हम सेल्फ रिलायंट बने, हमारे प्रोडक्शन इंडिया में हो, हमें इंपोर्ट्स पे डिपेंडेंट नहीं रहना पड़े, ठीक है। हम जो इतना प्रोडक्शन कर रहे हैं, मोदी जी जो इतना ये कह रहे हैं कि मेड इन इंडिया, मेड इन इंडिया, मेड इन
मेड इन इंडिया करो। तो इसका मेन मोटिव ये नहीं है कि हम लोग एक्सपोर्ट बढ़ा रहे हैं, हम हमारे एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए चीज़ें कर रहे हैं। हम लोग ये इसलिए कर रहे हैं ताकि हम सेल्फ रिलायंट बने, ताकि हमें इम्पोर्ट्स पे डिपेंडेंट नहीं रहना पड़े। ठीक है, तो हम सेल्फ रिलायंट होने पे फोकस कर रहे हैं, एक्सपोर्ट्स को बूस्ट करने पे नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्टिव नहीं है बूस्ट एक्सपोर्ट्स वाला। ठीक है, और फिर क्या था ये इंक्रीज फॉरेक्स रिजर्व, कि हम लोग जो है ये हमारा ऑब्जेक्टिव है कि हम फॉरेक्स रिजर्व बढ़ाएं, ये हमारी नेसेसिटी है। ये जो 6 है ना, ये हमारी नेसेसिटी है कि हमें ये करना ही पड़ेगा, ये हमारा ऑब्जेक्टिव नहीं है फॉरेक्स रिजर्व वाला। ठीक है, अब देखो जैसे मैं एग्जांपल देती हूँ, अगर आप तैयारी कर रहे हो तो आपको पढ़ना पड़ेगा, ये आपकी नेसेसिटी है, हार्डवर्क आपका नेसेसिटी है। ठीक है, ये सब आपकी नेसेसिटी है कि आपको ये करना पड़ेगा। आपका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? एग्जाम क्लियर करना। अरे बात समझ में? तो ये जो है फॉरेक्स रिजर्व बढ़ाना या एक्सपोर्ट बूस्ट करना, ये जो फॉरेक्स रिजर्व है ये हमारी नेसेसिटी है, और एक्सपोर्ट वाला हमारा ऑब्जेक्टिव नहीं है। मैंने आपको ऊपर समझाया। तो इसका आंसर क्या होगा? 1, 2, 3 एंड 4, 5th और 6th दोनों नहीं होंगे। नेक्स्ट देखते हैं। देखो फिर से सर्वोदय प्लान और बॉम्बे प्लान के बारे में बात की इन्होंने। ठीक है, ऊपर हम पढ़ के आए हैं, थोड़ा थोड़ा हमें आइडिया, फिर भी हम देखेंगे। 3 सेंटेंस है, और 3 ही है क्या? हाँ 3 है, और ऑल ऑफ द अबव भी ऑप्शन है, और सिर्फ करेक्ट बताना है। चलो देखते हैं इनको। द सर्वोदय प्लान वॉज ड्राफ्टेड बाय जयप्रकाश नारायण, हमने अभी ऊपर पढ़ा जेपी नारायण। ठीक है, वेयर एज बॉम्बे प्लान वॉज लेड बाय JRD टाटा एंड GD बिरला। ये भी पढ़ा हमने कि जो बॉम्बे प्लान है वो बड़े बड़े जो कैपिटलिस्ट है उन्होंने प्लान किया था, और सर्वोदय प्लान JP नारायण ने बनाया था। तो ये ठीक है, फर्स्ट वाला ठीक है। सेकंड देखते हैं। सर्वोदय प्लान वॉज मोर सोशलिस्ट एज इट्स मेन ऑब्जेक्टिव वॉज टू एम्फेसाइज ऑन एग्रीकल्चर, विलेज इंडस्ट्रीज, स्पेशली स्मॉल स्केल टेक्सटाइल्स, कॉटेज इंडस्ट्रीज इन द प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ये सही है, हमने ऊपर देखा था कि सर्वोदय प्लान जो है वो इन्फ्लुएंस्ड है गांधी जी के प्रिंसिपल से। ठीक है, और ये सारे गांधी जी के प्रिंसिपल्स है। सेकेंड सही है। थर्ड देखो, द बॉम्बे प्लान वॉज मोर कैपिटलिस्ट एज इट्स प्राइमरी ऑब्जेक्टिव वॉज टू अचीव अ बैलेंस्ड इकोनॉमी एंड टू रेज द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द मासेस ऑफ द पॉपुलेशन रैपिडली बाय डबलिंग पर कैपिटा इनकम। सही बात है, ये यही है इसका ऑब्जेक्टिव। इन्होंने ये नहीं बोला कि सोलली प्रॉफिट मोटिव है, ये नहीं बोला है। इन्होंने बोला है कि प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ये था कि बैलेंस्ड इकोनॉमी हो और लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड बढ़े लोगों का। ठीक है, कुल मिला के पॉजिटिव बात है, कोई नेगेटिव चीज़ नहीं लिखी है इन्होंने इसके बारे में। तो इसमें आंसर है 1, 2 एंड 3, तीनों सही है। 15th देखते हैं, 5-year प्लान्स इन इंडिया। तो फर्स्ट 5-year प्लान वॉज बेस्ड ऑन PC महालनोबिस, सेकेंड वॉज हेरोडोमर मॉडल, और थर्ड 5-year प्लान वॉज गडगिल योजना। अब मेरी बात सुनो, अगर आपने बेसिक किया है तो मेरी बात सुनो। इसमें ऐसा था, ये वाला जो है ये फर्स्ट है, और ये वाला जो है ये सेकेंड है। मैं बताती हूँ इसको मैंने कैसे याद किया। जो फर्स्ट है ये है 1951 से 56, और ये था 1956 से 61। तो इसको मैंने कैसे याद किया? देखो पहले बात तो ये वर्ड्स ही बहुत फेमस है, हेरोडोमर और ये महालनोबिस। ठीक है, तो इसको मैंने कैसे याद किया कि फर्स्ट में ना नेहरू जी ने एग्रीकल्चर पे फोकस किया था फर्स्ट 5-year प्लान में, तो वो काम नहीं किया। तो उन्होंने सेकंड 5-year प्लान में इन्होंने इंडस्ट्रीज पे फोकस किया था कि हैवी इंडस्ट्रीज बनाओ। नेहरू जी ने इस पर फोकस किया था। और ये महालनोबिस मतलब मैं ट्रिक बताती हूँ कैसे याद करना। बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज, बहुत हैवी इंडस्ट्रीज। तो ये सेकेंड ईयर प्लान था और ये फर्स्ट था। तो फर्स्ट और सेकेंड दोनों गलत है, इनकरेक्ट बताना है हमें। तो फर्स्ट और सेकंड तो गलत है ही, थर्ड सही है एकदम कि गडगिल योजना इसी टाइम पे आई थी। ठीक है, ये थर्ड 5-year प्लान में थी ये 1961 से 66 में। तो थर्ड सही है, फर्स्ट सेकंड गलत है। तो इनकरेक्ट पूछा है, फर्स्ट और सेकंड इनकरेक्ट है। 16 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स हैव बीन अंडरटेकन बाय नीति आयोग सिंस इट्स इंसेप्शन। ठीक है, सिंस इट्स इंसेप्शन नीति आयोग ने इनमें से कौन कौन से डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स लिए हैं? तो हम देखते हैं इसमें कितने हैं, 6 हैं, और ऑल ऑफ द अबव कहीं नहीं है। देखो नहीं है ना, तो इसमें हम देखेंगे सारे नहीं है, कोई एक आधा गलत होगा इनमें से। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम ये है, अटल इनोवेशन मिशन है, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन द इंडियन हिमालयन रीजन प्रोग्राम। देखो सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है ये हमने 2015-16 के आसपास हमने ये लिया था कि हम 2030 तक ये SDG कंप्लीट करेंगे, और ये तो नेशनल है, मतलब हिमालयन स्पेसिफिक है। तो ये नीति आयोग के बाद ही हुए ये चीज़ें। ठीक है, एक भारत श्रेष्ठ भारत,
ये ऐसे आपने ये अगर सुने होंगे ना स्लोगन, तो ये मोदी जी के बाद के टाइम में, और जब से मोदी जी आए तब से नीति आयोग है, तभी नीति आयोग का इन्वेंशन हुआ है। ठीक है, मतलब मोदी जी और नीति आयोग सेम टाइम पे आए ऐसे मानो आप। तो जो मोदी जी के बाद आए हैं वो नीति आयोग के अंडर में हुए होंगे। तो ये और ये चारों ठीक है। फिफ्थ देखते हैं, सस्टेनेबल एक्शन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग ह्यूमन कैपिटल प्रोग्राम, ये भी ठीक है। मैंने आपको बताया सस्टेनेबल जो डेवलपमेंट गोल्स है 2030 तक अचीव करने वाले, तो हमने 2015 में हमने ये लिया था कि भाई हम लोग कर देंगे 2030 तक। उसके बाद में स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम, एक सेकेंड, स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम, ये जो है ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्री का काम है। ठीक है, ये उनके तरफ से है, इसमें नीति आयोग का रोल नहीं है। देखो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तो नोडल एजेंसी ही नीति आयोग है इंडिया में। ठीक है, और ये जो बाकी है अटल इनोवेशन मिशन, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, एक भारत श्रेष्ठ भारत, तो ये सारे नीति आयोग के हैं। ये जो है स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम, ये वाला मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्री का है, बाकी नहीं है। तो 1 2 3 4 5, अरे बात समझ में। वैसे आपको इंडस्ट्री पता हो तो आप थोड़ा सा इसको ऑड वन आउट करके भी निकाल सकते हो। देखो एक सेकेंड, जैसे सस्टेनेबल वाला ये 3 और 5 तो हो गई, पहले जिसमें 3 और 5 साथ में उसको रखो, इसको हटा दो। ठीक है, उसके बाद में ये देखो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट, ये तो सबको पता होना चाहिए यार, ये बहुत बार पढ़ा होगा आपने कि नीति आयोग लाया। तो जहाँ 1 है उसको रखो, बाकी 2 को हटा दो। ठीक है, तो इसको इस हिसाब से करो, हो जाएगा ये एलिमिनेशन से। 17th देखते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग इकोनॉमिक क्राइसिस फेस्ड बाय इंडिया ड्यूरिंग 1990 में जो इकोनॉमिक क्राइसिस आए थे उसके बारे में हमें बताना है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स गिवन अबव वर द रीजंस फॉर द इकोनॉमिक क्राइसिस। ठीक है, इनमें से कौन से रीजन है इकोनॉमिक क्राइसिस के? ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन नहीं है, मतलब एक आधा तो गलत है। अब देखो मैं बताती हूँ आपको, हाई फिस्कल डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट क्या होता है? बोरोइंग। सही बात है, ये नेगेटिव स्टेटमेंट है, हमारे पास बहुत बोरोइंग हो गई थी तभी हमारा इकोनॉमिक क्राइसिस आया, ये ठीक है बिल्कुल। हाई करंट अकाउंट डेफिसिट, ये भी सही है, बहुत करंट अकाउंट डेफिसिट हो गया था फिर से, तो ये भी नेगेटिव स्टेटमेंट है। अब नेगेटिव चीज़ें हुई तभी ना इकोनॉमिक क्राइसिस आया है, पॉजिटिव होता तो क्यों इकोनॉमिक क्राइसिस आता? तो फर्स्ट और सेकंड दोनों सही है। देखो हाई इंपोर्ट कवर, हाई इंपोर्ट कवर नहीं, लो इंपोर्ट कवर होना चाहिए था। हमारे पास इंपोर्ट कवर बचा ही नहीं है। इंपोर्ट कवर क्या होता है? देखो जैसे मान लो मेरे पास 20 रुपीज़ है और मैं एक महीने में 10 टॉफीज खाती हूँ। ठीक है, तो ये मेरे पास है ना हाई इंपोर्ट कवर कि अगर मेरे को 10 टॉफीज इंपोर्ट करनी है तो मेरे पास 20 रुपए है और 10 रुपए में मेरी टॉफी आ जाएगी, तो मेरे पास हाई इंपोर्ट कवर है कि मैं 2 महीने की टॉफी आराम से खा सकती हूँ। ठीक है, तो इस टाइम तो हमारे लो इंपोर्ट कवर हो गया था, शायद सिर्फ 3 महीने का बचा था, सिर्फ 3 महीने और हम इंपोर्ट कर पाते, तो लो इंपोर्ट कवर था। ये हाई इंपोर्ट कवर तो पॉजिटिव स्टेटमेंट हो गया, और पॉजिटिव होता तो इकोनॉमिक क्राइसिस आता ही नहीं। ठीक है, यही तो रीज़न था इकोनॉमिक क्राइसिस का कि हमारा एकदम जो रिजर्व थे, फॉरेन रिजर्व, वो एकदम डिक्लाइन हो गए थे, हम इंपोर्ट कर ही नहीं पाते, 3 महीने का बचा था, इसलिए इकोनॉमिक क्राइसिस आया था। यही तो मेन इशू था। तो थर्ड गलत है, पहली बात तो थर्ड ही गलत हो गया, ये आंसर आ गया सी। फिर भी देखते हैं फोर्थ और फिफ्थ। इंडिया वॉन ऑन द वर्ज ऑफ डिफॉल्टिंग ऑन इट्स इंटरनेशनल डेब्ट ऑब्लिगेशन, सही बात है, कर रही थी। और वेरी हाई इन्फ्लेशन रेट, बहुत हाई इन्फ्लेशन थी उस टाइम पे, बहुत हाई थी, कम से कम 8-10% की इन्फ्लेशन थी उस टाइम कंट्री में। ठीक है, तो 1 2 4 और 5। 18th देखते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिगार्ड टू ग्लोबलाइजेशन इन इंडिया, जो 1990s के बाद आया है। देखते हैं इसमें से क्या है पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेस, ध्यान से देखना, इनमें जो पॉजिटिव है वही बताने हैं। ठीक है, नेगेटिव नहीं बताना है। रिडक्शन इन ब्रेन ड्रेन, देखो ये हुआ है कहीं ना कहीं, ब्रेन ड्रेन बढ़ा भी है। ठीक है, ब्रेन ड्रेन बढ़ा भी है पर कम भी हुआ है। पहले बहुत लोग फॉरेन जाते थे, बहुत ज़्यादा, अब तो और ज़्यादा जा रहे हैं क्योंकि पॉपुलेशन, देखो इसमें ना मैं एक चीज़ बताती हूँ आपको, पहले अगर 10 लोग हैं, 10 से 8 लोग अगर फॉरेन जा रहे हैं, ठीक है, अब क्या है 100 लोग हैं, 100 लोग में से अगर 15 लोग भी जा रहे हैं तो ऑन एन एवरेज तो कम हुआ है ना। 100 में से मैं कह दूँ 80 जा रहे हैं तो वो कह सकते हैं कि ब्रेन ड्रेन बढ़ा है, पर जब पॉपुलेशन अभी बढ़ रही है, पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है हमारी, तो ये तो रिडक्शन, मतलब उस वे में इन्होंने बोला है कि रिडक्शन इन ब्रेन ड्रेन,
क्योंकि इंडिया में ग्लोबलाइजेशन हो रहा है, इंडिया में इतना एजुकेशनल डेवलपमेंट हो रहा है, तो फिर इंडिया में ब्रेन ड्रेन कम हो रहा है कि बाहर जाके यहाँ के लोग बाहर जाके अपना ब्रेन दे रहे हैं, दूसरी कंट्रीज में अपने ब्रेन का यूज़ करवा रहे हैं, मतलब कंट्रीब्यूट कर रहे हैं अपने इनोवेशन का, अपने टेक्निक्स का, और इंडिया में नहीं कर रहे हैं उसका कंट्रीब्यूशन। तो वो चीज़ है। तो रिडक्शन इन ब्रेन ड्रेन, पहले पॉजिटिव स्टेटमेंट्स को टिक करेंगे हम लोग। ये पॉजिटिव है। डेवलपमेंट ऑफ द कैपिटल मार्केट, ये भी पॉजिटिव है। उसके बाद में इंक्रीज इन फॉरेन इन्वेस्टमेंट, ये भी पॉजिटिव है। रिडक्शन इन इनइक्वालिटीज, ठीक है, ये भी पॉजिटिव है कि भाई इनइक्वालिटीज में रिडक्शन हुआ है। तो सारे पॉजिटिव, पर ये जो है ना रिडक्शन इन इनइक्वालिटीज, ये स्टेटमेंट जो है ये गलत है। इनइक्वालिटीज बढ़ी है ग्लोबलाइजेशन के बाद, ठीक है। देखो ग्लोबलाइजेशन, दिल्ली, मुंबई, यहाँ पे कितना हाई डेवलपमेंट है, आपने देखा होगा। वेस्टर्नाइजेशन हो गया कल्चर का का पूरा, ऐसे कर दिया कल्चर की, ठीक है। तो यहाँ ग्लोबलाइजेशन ज़्यादा है। और वहीं एकदम जो लोकल सिटीज़ है किसी स्टेट्स की, जैसे फॉर एग्जांपल कोई लोकल, आप जिस एरिया में रह रहे हो, अगर आप किसी विलेज में रह रहे हो, तो आपके वहाँ है अभी भी कल्चरल इंपॉर्टेंस, वहाँ वेस्टर्नाइजेशन नहीं हुआ है कल्चर का, तो इनइक्वालिटीज़ है ना। चाहे ये तो मैं कल्चर के बेसिस पे आपको बताया, पर इनइक्वालिटीज़ है, बहुत हाई इनइक्वालिटीज़ है। जो टायर 1 सिटीज़ थी वो बहुत ज़्यादा डेवलप्ड है, और जो एकदम लोकल एरियाज है वो बहुत लेस डेवलप्ड है। तो इनइक्वालिटीज़ बड़ी ही है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि इनइक्वालिटीज़ कम हुई है, या मतलब पॉवर्टी कम हो रही है, गरीबी कम हो रही है, ठीक है। अब वो चीज़ नहीं है कि गरीब और गरीब होता जा रहा है या अमीर और अमीर होता जा रहा है, ऐसी बात नहीं है। गरीबी कम हो रही है हमारे देश में, पर इनइक्वालिटीज अभी भी है, ठीक है। तो ये वाला गलत है, फोर्थ गलत है। पहले तो फोर्थ वाला हटा दो, ठीक है। अब फोर्थ हटा दो, बाकी 3 देखो ये है, ये दोनों में कोई दो राय नहीं है कि दोनों गलत है। क्या कैपिटल मार्केट का डेवलपमेंट हुआ है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट बढ़ा है इंडिया में ग्लोबलाइजेशन के बाद, तो सेकेंड और थर्ड सही है। अब देखो रिडक्शन इन ब्रेन ड्रेन, ये भी सही है, ये मैंने आपको इसी एग्जांपल से समझाया। तो फर्स्ट भी ठीक है, सेकंड भी ठीक है, और थर्ड भी ठीक है। तो सी इज द करेक्ट आंसर। 19th देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द मेन एम ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स अंडर द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991। इसका मेन एम क्या था, ठीक है। 4 में से बताना है। ये तो नन ऑफ द अबव है, मतलब इसको काट नहीं रही हूँ, पर मतलब इसको एक बार कंसिडर नहीं करें। इन तीनों में से देखते हैं। मार्केट फोर्सेज वुड ड्राइव द इकोनॉमी टूवर्ड्स डेवलपमेंट एंड ग्रोथ, द गवर्नमेंट वुड ड्राइव द इकोनॉमी टुवर्ड्स डेवलपमेंट एंड ग्रोथ, ये गलत है। गवर्नमेंट का रोल इसमें कम कर दिया था, ठीक है। ये जो लाइसेंस राज है उसको हटा दिया था, तो ये इसको कम कर दिया था गवर्नमेंट के रोल को, तो ये गलत है। पब्लिक वुड ड्राइव द इकोनॉमी टुवर्ड्स डेवलपमेंट एंड ग्रोथ, पब्लिक ड्राइव करती तो आज़ादी के 75 साल पब्लिक क्या कर रही थी, ठीक है। तो ये नहीं है, पब्लिक वुड नॉट ड्राइव आइदर मार्केट और गवर्नमेंट, तो मार्केट फोर्सेस मेन एम यही था, ठीक है। एक सेकेंड, नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, इंडियन इकोनॉमी ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल। अब देखो थोड़ा सा अलर्ट हो जाओ, ब्रिटिश रूल पूछा है तो जो नेगेटिव है वही होगा, ठीक है। इम्पैक्ट ऑफ द कॉलोनियल रूल, ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन में है, देख लो। कॉमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, कॉमर्शियलाइजेशन मतलब जो जैसे कॉटन हो गया, जूट, मतलब ऐसी चीज़ जिनसे उनको प्रॉफिट हो रहा हो, वो उस चीज़ का एग्रीकल्चर का कॉमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, ठीक है। तो ये नेगेटिव है, और ये हुआ था राइज ऑफ न्यू लैंडलॉर्डिज्म, ठीक है। तो ये भी नेगेटिव है, ये भी हुआ था, ठीक है, कि भाई बहुत सारे इंटरमीडिएरीज आ गए थे, कोई बहुत लोगों के बीच में पैसा डिवाइड हो रहा था बीच में, ठीक है। तो ये भी नेगेटिव है, और ये है एम्पावरिशमेंट ऑफ पीजेंट्री, ये भी सही है। जो पीजेंट्स हैं उनमें गरीबी आना या उनका बहुत ज़्यादा उनको डिप्राइव कर देना, तो नेगेटिव है ये भी है। उसके बाद में रूइन ऑफ द ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़, ये हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि भाई वो रॉ मटेरियल लेके जाते थे, मशीन मेड गुड्स की वजह से हमारे जो हैंडीक्राफ्ट है उनको इफेक्ट हुआ, ये तो नेगेटिव है, और हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, तो इसको आप गलत करोगे ही नहीं। तो 1 2 3 4, अब हमारे पास 5 और 6 को देखते हैं। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, ट्रांसपोर्टेशन लिखते तो हम सही कर देते एक बारी को कि भाई ट्रांसपोर्टेशन तो किया है उन्होंने, वो लाए थे, रेलवेज लाए थे इंडिया के अंदर, तो एग्रीकल्चर में उन्होंने क्या एडवांसमेंट किया, आप जरा मुझे ये बताओ। और हम अगर ये पॉजिटिव है तो हम इसको क्यों टिक करेंगे कि भाई ये हमारे इम्पैक्ट है अब ब्रिटिशर्स का इंडिया में। फिफ्थ गलत है, तो ये ऑप्शन ही गया, ये सही है 1 2 3 4। और फिर भी 6 देख लेते हैं। इंक्रीज इन फूड ग्रेन प्रोडक्शन, अगर फूड ग्रेन में क्या इतना प्रोडक्शन हो रहा था तो इतनी गरीबी, इतनी भूखमरी क्यों थी इंडिया में, लोग क्यों फेमाइन की वजह से मर रहे थे उस टाइम पे, ठीक है।
तो फूड ग्रेन्स का प्रोडक्शन कम हुआ था, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ा था, पर जो फूड ग्रेन्स है उनका प्रोडक्शन कम हो गया था। ठीक है, वो सिर्फ इंडिगो, जूट, उन पे उनका ज़्यादा फोकस था, जिससे उनको रॉ मटेरियल मिल जाए उनकी इंडस्ट्रीज के लिए। क्वेश्चन 21, सर्कुलर इकोनॉमी। सर्कुलर इकोनॉमी क्या होती है, मैं एक एग्जांपल देती हूँ आपको, जैसे रिसाइकल, रीयूज, फिर ऐसे करके जो मतलब वेस्ट कुछ ना हो बीच में। ठीक है, वेस्टेज बहुत कम हो, ना के बराबर वेस्टेज हो, तो वो सर्कुलर इकोनॉमी है। ठीक है, तो इसमें देखते हैं, द प्रोडक्ट्स इन द सर्कुलर इकोनॉमी आर मोर कॉस्ट इफेक्टिव फ्रॉम अ कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, सही बात है, मोर कॉस्ट इफेक्टिव मतलब कि अगर वो बार बार रिसाइकल हो रहे हैं तो ऑफकोर्स ही बात है कि कॉस्ट इफेक्टिव है, बार बार उनको खरीदना नहीं पड़ रहा है। ठीक है, तो फर्स्ट सही है, मतलब जो पॉजिटिव है ना वो सारा सर्कुलर इकोनॉमी है, बहुत पॉजिटिव स्टेट है ये सर्कुलर इकोनॉमी वाला कॉन्सेप्ट। ठीक है, सर्कुलर इकोनॉमी सॉल्व्स द प्रॉब्लम ऑफ डिस्पोजल ऑफ वेस्ट टू अ लार्ज एक्सटेंट। ये मैंने बोला वेस्ट बहुत कम हो रहा है। द सर्कुलर इकोनॉमी हैज पोटेंशियल टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन एक्सेट्रा। पोटेंशियल है कि वो ये इशू सॉल्व कर सकते हैं, और सही बात भी है। अगर कचरा होगा नहीं तो हम जलाएंगे नहीं तो एयर पॉल्यूशन नहीं होगा, अगर कचरा होगा नहीं तो हम वाटर में नहीं फेंकेंगे तो वाटर पॉल्यूशन नहीं होगा। तो ये भी ठीक है, तीनों स्टेटमेंट ठीक है, इसी था। नेक्स्ट देखते हैं, टाइप्स ऑफ प्लानिंग। ऊपर अभी हम करके आए थे कि भाई कितने टाइप्स की प्लानिंग हो रही है। एक सेकेंड, टाइप्स ऑफ प्लानिंग क्या पूछा, इम्पेरेटिव और इंडिकेटिव। अगर आपको याद है जो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन हमने किया था उसके बारे में कि भाई इम्पेरेटिव प्लानिंग क्या होता है और इंडिकेटिव प्लानिंग क्या होता है, अगर आप लोगों को याद है थोड़ा बहुत भी, तो देखो इसको एक सेकेंड। इम्पेरेटिव प्लानिंग इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ द ऑपरेशन एंड एग्जीक्यूशन ऑफ प्लान्स, और indicative planning is the planning authority decides about every aspect of the economy to the minute details, sets targets and administer its implementation। ये था फर्स्ट क्वेश्चन इंपेरेटिव प्लानिंग का। जो डायरेक्टिव प्लानिंग होती है एग्जैक्ट क्वांटिटेटिव टर्म्स में, मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था, इसी वीडियो में पढ़ाया मैंने आपको वेरी फर्स्ट क्वेश्चन कि भाई आप अगर पढ़ने बैठे हो तो आप ऐसे सोचते हो कि हिस्ट्री को मैं 2 घंटे करूंगा, करंट इतने घंटे करूंगा, तो ये वाला चीज़ मैंने एग्जांपल दिया था आपको। अब ये बताओ मेरे को कि ये वाला जो स्टेटमेंट है ये इससे मैच हो रहा है या इससे मैच हो रहा है, ये इससे मैच हो रहा है। ठीक है, डिसाइड्स अबाउट एवरी एस्पेक्ट ऑफ द इकोनॉमी एंड माइन्यूट डिटेल, सेट टारगेट्स एंड एडमिनिस्टर इट्स इम्प्लीमेंटेशन, और ये जो है बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। ठीक है, इंडिकेटिव, ये है इंडिकेटिव प्लानिंग। ठीक है, इंडिकेटिव प्लानिंग बेस्ड ऑन डिसेंट्रलाइजेशन, कि हम इंडिकेशन दे रहे हैं, जैसे सबसे बड़ा हेड है वो नीचे वाले को इंडिकेशन देगा, फिर वो इसके नीचे वाले को इंडिकेशन देगा, वो इसके नीचे वाले को इंडिकेशन देगा, तो ये सब एक दूसरे को इंडिकेट करेंगे। ये डिसेंट्रलाइजेशन टाइप ऑफ प्लानिंग है। ठीक है, तो ये दोनों इन्होंने चेंज कर दिया, ये वाला इम्पेरेटिव है और ये वाला इंडिकेटिव है। ठीक है, तो ये आपको समझ आ गया। वैसे इतना पूछते नहीं है कौन सी प्लानिंग है, बट फिर भी आपको थोड़ा सा बेसिक आइडिया होना चाहिए। अब हमें क्या पूछा, दोनों ही गलत थे और हमें इनकरेक्ट पूछा था, तो बोथ 1 and 2 इज द करेक्ट आंसर। 23rd देखते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द डिफरेंस बिटवीन प्लानिंग कमीशन एंड नीति आयोग। उन दोनों में डिफरेंस बताना है हमें। प्लानिंग कमीशन पहले थी, नीति आयोग 2015 के बाद आई है मोदी जी के साथ। तो हमें इनमें से क्या बताना है, 3 स्टेटमेंट्स है और इनकरेक्ट बताना है, ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन नहीं है। तो देखो, नीति आयोग हैज अडॉप्टेड अ बॉटम अप अप्रोच इन प्लानिंग विच इज अ कॉन्ट्रास्ट टू द प्लानिंग कमीशन ट्रेडिशन ऑफ टॉप डाउन डिसीजन मेकिंग। ये बिल्कुल सही है, अगर आपने थोड़ा बहुत पढ़ा है तो जो नीति आयोग है वो इस पे फोकस करती है कि नीचे से हम लोग ऊपर तक जाएंगे। ठीक है, एकदम बेस लेवल पे जो लोग हैं उससे बॉटम अप अप्रोच पे फोकस करता है, और जो प्लानिंग कमीशन था वो टॉप डाउन अप्रोच को फॉलो करता था। ठीक है, तो ये इनका एक पॉइंट है, इसको याद रखना। सेकेंड देखते हैं, देखो फर्स्ट सही है हमारा तो इसको हटा दो। उसके बाद में नीति आयोग एंड एडवाइजरी बॉडी और अ थिंक टैंक हैज पावर्स टू एलोकेट फंड्स टू मिनिस्ट्रीज और स्टेट गवर्नमेंट्स। अगर नीति आयोग फंड एलोकेट कर देगा तो फाइनेंस कमीशन क्या करेगा? अब मुझे बताओ फाइनेंस कमीशन कहाँ जाएगा? आप ये सोचो, इतना गंदा स्टेटमेंट बनाया इन्होंने कि नीति आयोग फंड बांट रहा है खड़े होके, कि नीति आयोग बैठा है और सारे मिनिस्टर सब लोग आ रहे हैं, स्टेट गवर्नमेंट आ रही है कि लोग सब अपना अपना पैसा लो। धंधा हो रहा है यहाँ पे, सरकार चल रही है। गलत है ये, कोई भी आके पैसा बांट रहा है। तो सेकंड गलत है, तो इसको हटा दो।
Third is Niti Aayog Council comprises all the state chief ministers along with the chief ministers of Delhi and Puducherry, lieutenant governors of all UTs and the vice chairman nominated by the prime minister. ठीक है, नीति आयोग में कौन कौन होता है? सारे स्टेट के चीफ मिनिस्टर्स along with the chief ministers of Delhi and Puducherry, lieutenant governors of all UTs and the vice chairman nominated by the prime minister. यही था, हमने प्रेसिडेंट नहीं था, तो ये सारे पॉइंट्स है, ये सारे लोग होते हैं ये। अगर आपको याद नहीं है, आपने पढ़ा नहीं है, तो आप एक बार फोकस करो कौन कौन स्टेट के चीफ मिनिस्टर्स। तभी तो ऊपर फेडरलिज्म की बात की थी कि नीति आयोग प्रमोट्स फेडरलिज्म, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, वो इसीलिए क्योंकि स्टेट के चीफ मिनिस्टर्स होते हैं, दिल्ली और पुडुचेरी के भी चीफ मिनिस्टर्स होते हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं, सारे यूटीज के, सब मिलकर प्लानिंग में पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है, और एक वाइस चेयरमैन होते हैं जिनको नॉमिनेट करता है कौन? प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, तो इसमें है हमारा इनकरेक्ट सेकेंड, ये थर्ड तो सही हो गया। 24th महालनोबिस मॉडल, मैंने आपको बताया था ये सेकेंड 5 ईयर प्लान नेहरू जी के टाइम पे, और हैवी इंडस्ट्रीज। ये इतनी बातें तो याद आपको होनी चाहिए, और टाइम पीरियड भी इसका 1956 से 62, आई गेस 61, 2 नहीं 61। ठीक है, तो इतना याद होना चाहिए इसको देखते ही, इस मॉडल को देखते ही कि भाई ये वाला टाइम पीरियड है। इतनी 3 चीज़ें तो आपको याद हो। उसके बाद में 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं और ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन में है। अब देखते हैं। महालनोबिस मॉडल हैज़ बीन कंस्ट्रक्टेड इन टर्म्स ऑफ केनेसियन एग्रीगेट्स। ठीक है, इन द टर्म्स ऑफ, एक सेकेंड देखूँ मैं एक बार इसको, 3 स्टेटमेंट्स हमारे पास। और देखो ये केनेसियन क्या होता है, देखो पहली बात तो इतना डीप में पूछते नहीं है, बट फिर भी आपको पता होना चाहिए कि इस टर्म का क्या मतलब है। कि इस टर्म पे बेस्ड है, तो ये क्या होता है कि नेशनल इनकम, इन्वेस्टमेंट, सेविंग, कंजप्शन। ठीक है, ये है की जो एलिमेंट्स है, इसको ऐसे याद करो, की जो एलिमेंट्स है इकोनॉमी के, वो नेशनल इनकम, इन्वेस्टमेंट, सेविंग, कंजप्शन। ठीक है, और ये एग्रीगेट्स मतलब टोटल। इस मॉडल को कंस्ट्रक्ट किया है इन टर्म्स ऑफ इन सारों को मिला के। ठीक है, इन सारों का एग्रीगेट, इनको टोटल करके फिर इसको कंस्ट्रक्ट किया है। ठीक है, ये मान सकते हैं कि पॉजिटिव स्टेटमेंट है कि इसको बनाने के लिए इन्होंने इतने सारे जो टर्म्स हैं उनको इन्होंने इनकॉर्पोरेट किया है, इसको बनाने के लिए इन सब की हेल्प लिए, तो ये वाला पॉजिटिव स्टेटमेंट है, इसको आप टिक करो, सोचो नहीं। सेकेंड क्या है? महालनोबिस एम्फेसाइज ऑन बेसिक हैवी इंडस्ट्रीज। यहाँ तक ठीक था, मैंने आपको बताया। वॉज ऑल्सो ड्यू टू इस ऑब्जेक्टिव एनेबलिंग द इकोनॉमी टू स्टॉप इम्पोर्ट्स ऑफ फॉरेन कैपिटल इक्विपमेंट एंड मशीनरी। ये भी ठीक है कि भाई हैवी इंडस्ट्रीज क्यों बना रहे हैं हम, ताकि हम इंपोर्ट कम करें, सेल्फ रिलायंट बने। अभी ऊपर देखे हम लोग कि हमारा हमेशा से फोकस रहा है कि हम सेल्फ रिलायंट बने। हमारा ये नहीं था कि हम एक्सपोर्ट ज़्यादा करें, हमारा ये था कि हम एटलीस्ट इंपोर्ट्स तो कम कर दें, सेल्फ रिलायंट बन जाए हम लोग। ठीक है, तो ये सेकेंड सही है। थर्ड क्या है? द प्लान वॉज डिवाइज्ड टू अनेबल इंडिया टू इंडस्ट्रियलाइज अंडर कंडीशंस ऑफ स्टेगनेट और slowly growing exports. The plan was devised to enable India to industrialize under conditions of stagnant or slowly growing exports. ठीक है, was devised, हाँ, कि भाई इंडिया को अनेबल करे कि वो इंडस्ट्रियलाइज हो जाए, इंडिया इंडस्ट्रियलाइज हो जाए, जो कंडीशन है उसकी कि स्टेगनेट या स्लोली ग्रोइंग एक्सपोर्ट, थोड़े थोड़े एक्सपोर्ट कर रहे हैं हम, उस टाइम पे बहुत ही कम एक्सपोर्ट हो रहे थे, उस कंडीशन में भी, इतना कम एक्सपोर्ट्स में भी हम लोग इंडस्ट्रियलाइज हो जाए, इंडस्ट्रियलाइज नेशन बन जाए उस टाइम में भी। ठीक है, वॉज डिवाइस टू अनेबल, सही बात है, इंडिया को अनेबल कर रहा है। तीनों पॉइंट सही है इसके, 1, 2 और 3। चैप्टर खत्म होने वाला है, कितने क्वेश्चन है? 25। लास्ट क्वेश्चन देखो, एक बार इसको पढ़ते हैं। RBI is entrusted with the responsibility of conducting monetary policy in India. Monetary policy RBI करता है। यहाँ पे याद रखो, फिस्कल पॉलिसी गवर्नमेंट ध्यान रखती है। ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बैठती है, उसका भी ध्यान रखना। विद द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव of maintaining price stability while keeping in mind the objective of growth. It is on the basis of its assessment of the monetary policy stance that a central bank calibrates its action in which of the following stances are be more likely to cut down the interest rates. देखो, ये ऊपर सारी बकवास थी जो भी उन्होंने लिखा, क्वेश्चन इतना ही है कि इनमें से कौन से सिनेरियो में RBI जो है वो इंटरेस्ट रेट को कम करेगा। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक मैं समझाती हूँ आपको क्या चीज़ होता है। देखो, जैसे मनी
या फिर ऐसे मान लो रुपीज़ बहुत ज़्यादा है, ठीक है, इकोनॉमी में रुपीज़ की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है, ठीक है, तो इसकी वैल्यू कम होने लगेगी, इन्फ्लेशन, वैल्यू कम होएगी रुपीज़ की, इन्फ्लेशन बढ़ेगा, ठीक है। तो यहाँ से आरबीआई इंटरवीन करेगा और आरबीआई चाहेगा कि थोड़े से वो आरबीआई इंटरवीन करेगा और ये चाहेगा कि यहाँ से कुछ रुपए बाहर निकाल ले, खुद ले ले, ताकि ये जो है वैल्यू फिर से इंक्रीज हो जाए और इन्फ्लेशन डिक्रीज हो जाए। ये बेसिक इकोनॉमी का, ठीक है। तो वो चाहेगा कि यहाँ से रुपीज़ वो बाहर ले ले। तो रुपीज़ बाहर लेने के लिए वो क्या करेगा, ये करेगा कि इंटरेस्ट रेट जो है वो हाई कर देगा, ठीक है। इंटरेस्ट रेट हाई कर देगा तो लोग कम लेंगे, लोन कम लेंगे तो बाहर इकोनॉमी में पैसा जाएगा नहीं। दूसरा सिनेरियो क्या होता है कि अगर जो है रुपीज़ वो बहुत कम है, इससे क्या हो रहा है कि इन्फ्लेशन जो है, वैल्यू जो है वो हाई है और इन्फ्लेशन जो है वो कम है, ठीक है। और इन्फ्लेशन कम है तो ग्रोथ भी कम है। थोड़ा थोड़ा इन्फ्लेशन होना चाहिए ग्रोथ के लिए, तो ग्रोथ भी कम हो रही है क्योंकि पैसा ही नहीं है एक इकोनॉमी में, बहुत कम है। तो आरबीआई क्या चाह रही है कि थोड़ा बहुत इकोनॉमिक ग्रोथ हो और हम पैसा डालें इकोनॉमी में ताकि हमारी ग्रोथ हो जाए, ठीक है। तो अभी पैसा डालेगी तो क्या करेगा, इंटरेस्ट रेट जो है वो कम कर देगा। इंटरेस्ट रेट कम करेगा तो लोन, ज़्यादा से ज़्यादा लोग लोन लेंगे, लोन इंक्रीज हो जाएगा तो इकोनॉमी में पैसा इंक्रीज हो जाएगा। ये कैसे होता है मैं आपको बताती हूँ। तो इसको ऐसे हमेशा याद रखना, ये अपोजिट होता है कि देखो अगर रुपीज़ बहुत ज़्यादा है तो जो इंटरेस्ट रेट है वो भी ज़्यादा कर देंगे ताकि रुपीज़ सक कर लिए जाए, और इंटरेस्ट रेट कम वो कर देंगे, इंटरेस्ट रेट बढ़ा देंगे ताकि रुपीज़ सक कर ले। और अगर ये रुपीज़ कम है, ठीक है, तो इंटरेस्ट भी कम कर देंगे ताकि थोड़े रुपीज़ हम लोग अंदर उसमें ट्रांसफ़र कर दें इकोनॉमी में। अरे बात समझ में। तो ये रुपीज़ और उसके बेसिस पे था। अब देखो एक सेकेंड, इसको देखते हैं हम ऑप्शंस को। 4 ऑप्शंस है, ऑल ऑफ द अबव भी ऑप्शन में है। तो चलो इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखो पहले एक सेकेंड, अकोमोडेटिव स्टांस, ठीक है। अकोमोडेटिव स्टांस मतलब कि भाई उसके अंदर इसके क्या कहते हैं उसको, मैं बता रही थी ना आपको। अकोमोडेटिव मतलब जो उस टाइम कंडीशन चल रही है उसमें अकोमोडेट करने के लिए, ठीक है। अकोमोडेटिव स्टांस मतलब थोड़ा सा उसमें पार्टिसिपेट करो कि भाई उस चीज़ को कंट्रोल कर लिया जाए उस मूवमेंट पे, ठीक है। तो जैसे मान लो कि कट द इंटरेस्ट रेट कम करे ताकि इसको बहुत मतलब उसमें मनी हमें इन्फ्लुएंस करना है। इंटरेस्ट रेट कम हुआ, ठीक है, तो लोन ज़्यादा लेंगे और मनी ज़्यादा आएगा मार्केट में, ठीक है। तो इसलिए अकोमोडेट मतलब थोड़ा सा ग्रोथ को बढ़ाने के लिए उस हिसाब से, तो ये पॉजिटिव है, हमें ये करना है, ठीक है। इंटरेस्ट रेट हम कम करेंगे ताकि हम मनी ज़्यादा डालें, मनी इंक्रीज हो जाएगा इससे, और मनी इंक्रीज हो जाएगा तो अपने आप अकोमोडेटिव स्टांस बन जाएगा। न्यूट्रल स्टांस, ठीक है, या न्यूट्रल ऐसे ही उन्होंने, एक तो अकोमोडेटिव स्टांस वो होता है कि भाई इनिशिएटिव लेना, चल के कोई इशू चल रहा है तो उसके अंदर, और एक न्यूट्रल स्टांस होता है कि ऐसे ही कर दिया, चलो ठीक है भाई, मोर लाइकली टू, जब न्यूट्रल चल रही है इकोनॉमी, एकदम ना ज़्यादा पैसे की कमी है ना ज़्यादा है, तो उस हिसाब से भी ग्रोथ लाने के लिए किया जा सकता है, न्यूट्रल स्टांस में भी कर सकता है, ठीक है। अगर ये सिनेरियो तो भी करेगा, ये सिनेरियो तो भी करेगा, ये सिनेरियो होगा तब ग्रोथ के लिए, और ये सिनेरियो होगा तब भाई न्यूट्रल है, ना ज़्यादा लॉस हो रहा है ना ज़्यादा हाई है, तो मीडियम है तो कर सकता है ये। थर्ड क्या है, हॉकिश स्टांस। हॉकिश मतलब थोड़ा सा रूड बिहेवियर। रूड कब होगा, जब वो मनी अंदर ले लेगा, मतलब आरबीआई मार्केट से मनी सक कर लेगा, उस टाइम वो रूड हो जाएगा, ठीक है। मतलब इंटरेस्ट रेट है जो बढ़ा देगा उस टाइम पे, यहाँ पे बोला इंटरेस्ट रेट कम कब कर देगा, ठीक है। तो ये वाला गलत है, ठीक है। ये तब करेगा जब, मेरी बात सुनो, ये इन्फ्लेशन कम करने के लिए, ठीक है। थर्ड देखो, कैलिब्रेटेड टाइटनिंग। टाइटनिंग भी वही होता है जब वो इंटरेस्ट रेट बढ़ाए, इंटरेस्ट रेट कम कर रहा है और रुपीज़ अंदर ले रहा है, ठीक है। तो उस हिसाब से इंटरेस्ट रेट, एक सेकेंड, बहुत होच पोच हो गया तो मैं कंफ्यूज हो रही हूँ, एक सेकेंड इसको हटा दूँ सबको। देखो टाइटनिंग पॉलिसी कब लाता है, पहले इस वर्ड टाइटनिंग को देखो। टाइटनिंग पॉलिसी तब लाता है जब जो रुपीज़ है वो बहुत ज़्यादा हो रहे हैं मार्केट में और वो रुपीज़ अंदर सक करने हैं। रुपीज़ सक करने तो क्या करना है, इंटरेस्ट रेट बढ़ाएंगे, लोन कम हो जाएगा और लोग इन्वेस्ट ज़्यादा करेंगे। इन्वेस्ट ज़्यादा करेंगे तो मनी जो है वो अपने आप
आ जाएगा बैंक्स में, ठीक है। तो जब पैसा ज़्यादा हो रहा हो और इंटरेस्ट रेट बढ़ा देंगे तब टाइटनिंग होता है, कि पैसे अंदर खींचने के लिए उसको टाइट कर रख के कहना करते कि पैसे मत दो, बच्चों को टाइट करके रखो। तो वो टाइटनिंग मतलब जो पैसा अंदर ले लेंगे। और यहाँ पे क्या बोला है कि कट द इंटरेस्ट रेट, इंटरेस्ट रेट कम करो, कम करोगे तो मनी ज़्यादा हो जाएगा। जहाँ देखो इसको सिंपल तरीके से करते हैं हम लोग, इंटरेस्ट रेट कम करो और मनी जो है वो मार्केट में बढ़ाओ, ठीक है। इंटरेस्ट कम करो और मनी मार्केट में बढ़ाओ, सीधी सी बात। अब जहाँ जहाँ इंटरेस्ट कम करने की बात हो रही है वहाँ पे अब कैलिब्रेटिव टाइटनिंग, यहाँ क्या करेंगे, इंटरेस्ट बढ़ाएंगे। हॉकिश स्टांस यहाँ पे भी, हॉकिश स्टांस यहाँ पे भी इंटरेस्ट बढ़ाएंगे। तो इन दोनों में इंटरेस्ट बढ़ा रहे हैं, इंटरेस्ट कम नहीं कर रहे हैं। और इंटरेस्ट बढ़ाएंगे तो मनी क्या हो जाएगा, अंदर आ जाएगा। और ये अकोमोडेटिव स्टांस और न्यूट्रल स्टांस, इसमें ऐसा है कि वो इंटरेस्ट रेट कम कर देंगे और मनी सप्लाई ज़्यादा हो जाएगी इन दोनों में। इसलिए दोनों पॉजिटिव है और ये दोनों ठीक है और थर्ड और फोर्थ गलत है। आगे बात समझ में। तो ये चैप्टर हमारा खत्म हो गया यहाँ पे। नेक्स्ट चैप्टर है इन्फ्लेशन। यहाँ अगर शायद मैंने आपको थोड़ा कंफ्यूज कर दिया हो इस वाले क्वेश्चन में, यहाँ पे ये वाला दोबारा समझेंगे हम। जब मनी सप्लाई बहुत ज़्यादा है तो इन्फ्लेशन ज़्यादा होगा तो हम लोग क्या करेंगे, जो इंटरेस्ट रेट है उसको इंक्रीज़ कर देंगे। अब इंटरेस्ट रेट इंक्रीज़ करने से क्या होगा, लोन जो है वो कम हो जाएगा, लोग लोन कम लेंगे। दूसरा चीज़, लोग इन्वेस्ट ज़्यादा करेंगे बैंक्स में, ठीक है, जमा ज़्यादा करवाएंगे लोग, तो इन्वेस्टमेंट इंक्रीज़ हो जाएगा, लोन डिक्रीज़ हो जाएगा। इन्वेस्टमेंट यानी बैंक के अंदर, ठीक है, जैसे FDI वगैरह में। तो अकाउंट्स में डिपॉजिट ज़्यादा करेंगे, जो डिपॉजिट करेंगे वो बढ़ जाएगा और जो लोन है वो डिक्रीज़ हो जाएगा। तो यानी ऑटोमेटिकली किस पे इम्पैक्ट करेगा, मनी सप्लाई पे। तो मनी सप्लाई रिड्यूस हो जाएगा। ये अब देखो, इसको समझने की कोशिश करना। ये हमने क्या लिया, मनी सप्लाई बढ़ा तो हमने इन्फ्लेशन बढ़ाया, और इन्फ्लेशन बढ़ाने से क्या हुआ, मनी सप्लाई डिक्रीज हो गया। ये रिलेशनशिप है, कंफ्यूज नहीं होना इसमें। मनी सप्लाई बढ़ा तब हमने इन्फ्लेशन बढ़ा और तब हमने इंटरेस्ट बढ़ाया, और इंटरेस्ट बढ़ाने से मनी सप्लाई कम हुआ है। ध्यान देना इस चीज़ पे, कंफ्यूज मत होना बिल्कुल। देखो, मनी सप्लाई बढ़ने से हमने इंटरेस्ट बढ़ाया कि भाई इंटरेस्ट बढ़ाते हैं, और इससे मनी सप्लाई अपने आप कम हो गया, क्योंकि लोगों ने जो मनी है वो बैंक में डिपॉजिट कर दी और लोन लेना कम कर दिया, ठीक है। तो ये वाली रिलेशनशिप है, इस चीज़ को याद रखना थोड़ा, कि जब मनी सप्लाई बढ़ेगा तब हम ये स्टेप ले रहे हैं, और ये स्टेप लेने से ये आउटकम आ रहा है, ठीक है। इसको एक बार मैं और अच्छे से लिख देती हूँ आपको। ये इशू है, ये स्टेप है, और ये आउटकम है। अरे बात समझ में, ये थोड़ा इजी हो गया, इसको याद रखना। ओके, वी आर डन विद दिस वीडियो।